अध्याय 61 अजीब भाभी। जब तांग तांग बाहर आई तो उसने देखा कि उसका भाई जमीन पर पड़े कार्डों को देख रहा है और वह भी थोड़ी उत्सुक हो गई। भाई तुम कितने नासमझ हो, क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी उठ गए, तांग तांग को अपने साथ आने के लिए क्यों नहीं बुलाया? तुम तो मानो पुनर्जन्म लिए हुए सुअर की आत्मा हो, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊं? तांग तांग डॉडर ने अपना सिर तक नहीं उठाया। तांग तांग थोड़ा गुस्से में था। भाई तुम किसे सुअर कह रहे हो? तांग तांग डॉडर इतना आलसी था कि उसने ताश के पत्तों को देखने की जहमत ही नहीं उठाई, फिर ऊपर देखकर अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने इन्हें अच्छे से गिन लिया है। इस ढेर में सभी एक जैसे नंबर 4 हैं, सिर्फ रंग अलग अलग हैं। इसलिए अगर मैं एक निश्चित संख्या तक जोड़ता हूं तो मेरे लिए वांछित छोटी संख्या को निकालना बहुत मुश्किल होगा। जियांग लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यह संभावना का मामला है। अब 21 अंक जोड़ने की जरूरत नहीं है। पिताजी तुम्हें प्रायिकता समझा देंगे। जियांग लिन ने 4 कार्ड निकाले जो 3, 6, 8 और 10 थे। तांग तांग डॉडर, देखो ये 4 कार्ड हैं। अगर मैं इन्हें बेतरतीब ढंग से फेरबदल करूं तो तुम्हारे द्वारा नंबर 3 निकालने की प्रायिकता क्या है? तांग तांग को भी थोड़ी जिज्ञासा हुई, संभावना क्या है? तांग तांग डॉडर ने अपना सिर झुकाकर समझाया, अगर एक लाल बीन बन और एक मांस का बन हो और वे दिखने में बिल्कुल एक जैसे हों और आपको खाने के लिए केवल एक ही लेना हो तो क्या संभावना है कि आप मांस का बन खाएंगे? हम तांग तांग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सोचा, यह 50-50 की संभावना है। तांग तांग डॉडर ने प्राथमिक विद्यालय स्तर की कुछ गणित स्वयं से पढ़ी थी। उसे कुछ बुनियादी अवधारणाएं पता थीं और जियांग लिन को उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। तो यह प्रायिकता है। आपके द्वारा मांस का बन खाने की संभावना आधी है, यानी आधी। तांग तांग बहुत उलझन में थी और थोड़ी असमंजस में भी। लेकिन क्या हम संभावनाओं की बात नहीं कर रहे हैं? प्रायिकता का इससे क्या लेना देना है? और आधा क्या होता है? तांग तांग डॉडर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ और कीचड़ में खेलो। तांग तांग ने मुंह बनाते हुए कहा, तांग तांग को कीचड़ में खेलना पसंद नहीं है। तांग तांग डॉडर ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे सच में शक है कि तुम मेरी सगी बहन हो। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? दादी ने कहा था कि तांग तांग सबसे बुद्धिमान है। जियांग लिन ने देखा कि तांग तांग डॉडर लगातार परेशान हो रही है, इसलिए उसने तांग तांग को गोद में उठाया और कहा, ठीक है तांग तांग, जाओ दादाजी के साथ खेलो। दादाजी तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर गुड़िया लाए हैं और इसमें बदलने के लिए कपड़े भी हैं। सच में? तांग तांग की आंखें तुरंत चमक उठीं। नाश्ते के लिए कुछ सरल और ताजगी भरे व्यंजन तैयार किए गए थे। झाओशिया बच्चों के लिए दूध बनाने भी गई और उसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया। उसने कहा, कल रात हम तुम्हारे सबसे बड़े चाचा के घर गए थे। तुम्हारा काइशेंग अब वाकई बहुत सफल हो गया है। उसने एक कार खरीदी है और मैंने सुना है कि वह काफी महंगी है। वह एक इंटरनेट कंपनी में काम करता है और उसकी पत्नी ने एक ब्यूटी और आईलैश एक्सटेंशन सैलून खोला है जिससे वह काफी अच्छी कमाई करती है। वे हाल ही में इस सिटी में घर देखने की योजना बना रहे हैं और भविष्य में इस सिटी में बसने की सोच रहे हैं, इसलिए उनकी देखभाल करने वाला कोई होगा। जियांग लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह काफी अच्छा है। जब वे बात कर रहे थे तभी दरवाजे की घंटी बजी। झाओ शिया ने अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रखकर दरवाजा खोला और आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे ये तो काई शेंग और शियाओ में ही हैं। आप दोनों कैसे आए? क्या मैंने कल रात नहीं सुना था कि जियांग लिन के 2 बच्चे हैं? मैं भी बच्चों को देखने आया हूँ। जियांग कैशिंग ने एक लाल लिफाफा निकालते हुए कहा। झाओ शिया ने देखा कि वह कितना विचारशील है, इसलिए उसने जल्दी से उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा, क्या आप दोनों ने खाना खा लिया है? क्या आप साथ में खाना खाना चाहेंगे? हम बाद में गांव में खेलने जा रहे हैं, क्या आप दोनों आ रहे हैं? मैं बस शियाओ मेई को अपने साथ ले जाना चाहता था और देखना चाहता था कि आप सब कब जा रहे हैं। जियांग कैशिंग ने समझाया, मेरी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं गांव में गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि लियू मेई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सारी बातें जियांग कैशिंग और झाओ शिया ही कर रहे थे। झाओ जिया ने तांग तांग और तांग तांग दो दो की ओर हाथ हिलाया। तांग 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 दो दो, आंटी को नमस्ते कहो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। तांग तांग ने मधुरता से अभिवादन किया। तांग तांग डॉडर ने भी उनका अनुसरण किया और उनका अभिवादन किया। लियू मेई मुस्कुराए और सिर हिलाया। जियांग कैशिंग ने देखा कि दोनों बच्चे वाकई बहुत प्यारे हैं और प्रशंसा करते हुए कहा, जियांग लिन तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास इतने प्यारे ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वां बच्चे हैं। काश भविष्य में मेरे भी एक बेटा और एक बेटी हो पाते। जियांग लिन मुस्कुराई और बोली, आप बिल्कुल कर सकती हैं। तो हम पहले घर चलते हैं। जब आप तैयार हो जाएं, तो मुझे फोन कर देना। जियांग कैशिंग ने उनके खाने में कोई खलल नहीं डाला। लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद वे अपने अपने घरों की ओर वापस जाने की तैयारी करने लगे। वे एक ही समुदाय में रहते थे, बस फर्क इतना था कि एक बिल्डिंग नंबर 1 में और दूसरा बिल्डिंग नंबर 8 में रहता था।
तांग तांग और तांग तांग डॉडर बहुत अच्छे से बड़े हो गए हैं। जियांग कैशिंग ने चलते हुए उनकी प्रशंसा की। मैंने उन्हें देखा और वे मुझे बहुत पसंद आए। क्या तुम पागल हो? लियू मेईमेई ने मुंह फुलाते हुए आंखें घुमाईं और बोली, मुझे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। और क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें लाल लिफाफे में कुछ 100 रुपये नहीं दिए थे? तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम भी दे रहे हो। तुमने मुझसे इस बारे में बात तक नहीं की। 520 पर मैंने आपसे 1000 से अधिक के स्किन केयर उत्पादों का एक सेट खरीदने के लिए कहा था और आप अनिच्छुक थे, लेकिन फिर आप पलट गए और कुछ 100 का एक लाल लिफाफा दे दिया और आप ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। लियू मेईमेई ने चिढ़कर कहा, और तुम्हारे दूसरे चाचा और दूसरी चाची में तो बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। हमारे शहर में अगर कोई नई बहू घर आती है तो सभी रिश्तेदार उसे लाल लिफाफे देते हैं। आप एक परिवार हैं, उन्हें कम से कम मुझे 1000 युआन तो देने ही चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या? मैं अभी अभी ऊपर गया था और उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। क्या वे मुझे नीचा समझते हैं? जियांग कैशिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम बच्चों से क्यों बहस कर रहे हो? इसके अलावा अगर हम दान देंगे भी तो वह सिर्फ सगाई के मौके पर ही होगा। हमारी सगाई भी अभी तक नहीं हुई है। तो हमने यूं ही बेवजह पैसे बर्बाद कर दिए। लियू मेईमेई बहुत दुखी और परेशान थी। जब मेरा भाई अपनी प्रेमिका को घर लेकर आया तो यह महज एक मुलाकात थी, लेकिन सबने मुझे लाल लिफाफे दिए। उसकी बहन होने के नाते मुझे तो 5000 रुपये भी मिले। तो जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाते हो तो तुम्हारा छोटा भाई पैसे लेना तो ठीक समझता है, लेकिन लाल लिफाफा देना क्यों नहीं? जियांग कैशिंग को सिरदर्द महसूस हुआ। शाओमेई, इतनी चालाक मत बनो। क्या मेरे माता पिता ने तुम्हें एक नहीं दिया था? आपके माता पिता होते हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं, क्या वे एक समान हो सकते हैं? जियांग कैशिंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वह और कुछ कहने में बहुत आलसी था। लियू मेईमेई मानती थी कि वह जियांग कैशिंग से कहीं अधिक सुंदर थी। जियांग कैशिंग महीने में 10,000 से अधिक कमाता था और लियू भी 10,000 से अधिक कमा सकती थी। अपनी स्थिति को देखते हुए क्या उसे इतना बड़ा नुकसान उठाना चाहिए? क्या उसे इतनी तकलीफ सहनी चाहिए? बाद में मैं उन दो बदतमीज बच्चों के साथ एक ही कार में नहीं बैठूंगा। मुझे वे शोर मचाते हुए लगते हैं। आप खुद ही व्यवस्था कर लीजिए। मेरी चचेरी बहन तांग 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 डॉडर और मेरी दूसरी चाची को गाड़ी चलाएगी। मेरे दूसरे चाचा मुझे और आपको गाड़ी चलाएंगे। क्या यह ठीक है? आपके दूसरे चाचा किस तरह की गाड़ी चलाते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन सस्ती घरेलू गाड़ियों में नहीं बैठ सकता, मुझे चक्कर आने से परेशानी होती है। जियांग कैशिंग को एहसास हुआ कि उसकी प्रेमिका, जब से उसके घर आई है, तब से बेहद परेशान करने वाली और हमेशा नुक्ताचीनी करने वाली बन गई है। अंततः इसकी वजह यह थी कि उसके गृहनगर में उपहारों को बहुत महत्व दिया जाता था। पहली मुलाकात के लिए उन्हें 11,000 युआन देने पड़ते थे, जो 10,000 में एक का प्रतीक था, और हर रिश्तेदार को उसे पैसे देने पड़ते थे। और कल उसके रिश्तेदारों ने लाल लिफाफे नहीं दिए और उसके माता पिता ने केवल 6,600 रुपये दिए। इस वजह से वह लगातार गुस्सा होने के कारण ढूंढती रहती थी। मैं आपको बता दूं, मुझे उस तरह मत देखो। मैंने कल आप सभी को यह कहते सुना कि जियांग लिन की पत्नी ने एक पैसा भी नहीं मांगा, उसके लिए 2 बच्चों को जन्म दिया और उसके अलग होने के बाद ही दरवाजे पर आई। मैं अपने पैरों की उंगलियों से ही बता सकती हूँ कि वह किस तरह की इंसान है। वह जरूर कोई अप्रिय, अवांछित औरत होगी। मेरे बारे में उससे तुलना करने की सोचना भी मत। उसने ठंडे लहजे में उपदेश देते हुए कहा, पत्नी से शादी करना किसी चीज को खरीदने जैसा है। अगर आपको कोई अच्छी चीज चाहिए तो स्वाभाविक रूप से आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जहां तक सस्ती पत्नियों की बात है, जियांग कैशिंग, आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। उस तरह की औरतें महीने में 4,000 कमाती हैं और साल में 20,000 भी नहीं बचा पाती, जबकि मैं महीने में 10,000 से ज्यादा कमाता हूं और साल में 100,000 बचा सकता हूं। मुझसे शादी करने से पहले तुम ज्यादा खर्च करती हो, लेकिन शादी के बाद तुम अपना पैसा जल्दी ही वापस पा लोगी। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस, रुपए की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब करें। अध्याय 62, तुलनात्मक भाभी। जियांग कैशिंग अवाक रह गया। तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? तुम इसमें किसी और के परिवार को क्यों घसीट रहे हो? क्या तुम बस ऊब नहीं रहे हो? हम देवरानी भाभी के बीच तुलना न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दिखावा करना बंद करो। लियू मेईमेई ने अपनी बाहें मोड़ ली, मानो उसे सब कुछ भली भांति पता हो। तुम्हारी शिक्षा तुम्हारे भाई जितनी अच्छी नहीं है और तुम दिखने में भी अपने भाई जितनी अच्छी नहीं हो। क्या तुम्हारे रिश्तेदार हमेशा तुम्हारी तुलना नहीं करते? जियांग कैशिंग को उससे कोई मतलब नहीं था। जियांग लिन उसका भाई था, जिसके साथ वह पला बड़ा था। भले ही बाद में उसने जियांग लिन जितनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसमें अपनी खूबियां थीं और उसे किसी से कड़ी प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं थी।
उसके माता पिता और बहन को तुलना करना अच्छा लगता था, लेकिन अगर हर पहलू में तुलना करनी पड़े तो क्या जीने के लिए कोई जीवन बचेगा भी। अगर आप ये बातें मेरे सामने कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे दूसरे चाचा के घर पर अफवाहें मत फैलाए। लियू मेईमेई को कोई चिंता नहीं थी। जब गांव जाने का समय आया तो जियांग कैशिंग को डर था कि वह परेशानी खड़ी कर देगी, इसलिए उसके पास नवनिर्मित बैंसी को खुद चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग जियानजुन ने इसे देखा और थोड़ा उलझन में होते हुए भी उसने मुड़कर कहा, गांव की सभी सड़कें पक्की हैं, लेकिन एक लंबा हिस्सा एक तरफा है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे हमारे पीछे आइए। जियांग कैशिंग ने सहमति में सिर हिलाया। लियू मेईमेई ने जियांग कैशिंग के घर से ढेर सारे स्नैक्स और पेय पदार्थ कार में रख लिए। उनका इरादा ड्रामा देखने और खाने का था। जियांग कैशिंग ने उसे याद दिलाते हुए कहा, तुम तांग तांग डोडा को आलू के चिप्स के 2 पैकेट क्यों नहीं दे देती? तुम खुद इतना तो नहीं खा सकती, और क्या तुम वजन कम करने की कोशिश नहीं कर रही हो? अपने काम से मतलब रखो। क्या तुम फिर से अपने भतीजे भतीजी के लिए छूट पाने की कोशिश कर रहे हो? तुम कितने निकम्मे हो? लियू मेईमेई ने पलटवार करते हुए कहा, मेरी चीजें, भले ही मैं उन्हें पूरा ना कर पाऊं, मैं उन्हें किसी और को नहीं दूंगी। जियांग परिवार में सबसे बड़े बच्चे के रूप में जियांग कैशिंग अपने युवावस्था में वास्तव में काफी अभिमानी था, क्योंकि वह अपने पिता के कस्बे में एक सरकारी कर्मचारी होने पर निर्भर था। हालांकि समाज की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं है। उनका व्यक्तित्व विद्रोही और चंचल होने से बदलकर शांत और स्थिर हो गया। जब मैं छोटा था तो मुझे लड़ना बहुत पसंद था। एक बार तो मैं लगभग पित्ते पित्ते बचा। जियांग लिन, जो किताबों का शौकीन था, मेरे पीछे आया और उसने चुपके से इसकी सूचना दे दी, लेकिन वह पकड़ा गया और उन गुंडों ने उसे कई बार थप्पड़ मारे। उस समय मैंने सोचा, बाहर के वे कसम खाए हुए भाई चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे खून के रिश्ते वाले भाई की बराबरी नहीं कर सकते। लियू मेईमेई को उसकी बातें शोरगुल वाली लगीं। यह तुम्हारा निजी मामला है। जब मैं छोटी थी तब मेरा भी एक बड़ा भाई था, लेकिन मेरे माता पिता लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा पसंद करते थे, और मुझे हर बात में अपने भाई की बात माननी पड़ती थी। मुझे तो किताबें पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। इसलिए जब मैं वयस्क हो गया तो मैंने खुद से कहा कि मैं फिर कभी किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। जियांग कैशिंग ने धैर्य बनाए रखा। उसे इतना जिद्दी देखकर वह सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। वह दिखने में उतना आकर्षक नहीं था, इसलिए जब उसकी मुलाकात लियू मेईमेई जैसी लड़की से हुई, जो मेकअप के बाद बेहद खूबसूरत हो जाती थी, तो उसे उससे प्यार हो गया। वह यह भी जानता था कि उसके परिवार में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए उसे हमेशा उस पर दया आती थी और उसने अपना सारा पैसा उस पर खर्च कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अब और भी ज्यादा स्वार्थी हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें नाश्ता दूं? वे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। भाई का साथ देने वाले शैतान बनना बंद करो, ठीक है? जियांग कैशिंग ने सामने वाली कार को जाते हुए देखा, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। असल में वही थी जिसने अपने परिवार की मदद की थी, अपने भाई की शादी के लिए अपनी सारी दौलत दे दी थी। अब तो उसे डर था कि कहीं वह अपने ही भाई की मदद न कर दे। यह तो सरासर हास्यास्पद था। आगे वाली कार में झाओ शिया बच्चों के साथ पीछे बैठी बातें कर रही थी। मुझे लगता है कि इस बार जो शियाओशेंग की प्रेमिका आई है, वह शायद शादी करने वाली है ना? चूंकि उन्होंने तांगदू को लाल लिफाफा दिया है, तो हमें भी एक देना चाहिए ताकि वे खाली हाथ न लौटें। जियांग जियानजुन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही देंगे। गाड़ी चलाते हुए जियांग लिन अपने माता पिता की बातचीत सुन रहा था। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही मेरे भाई की शादी हो रही है। तुम तो और भी तेज हो, झाओ शिया ने चिढ़ाते हुए कहा। हमें तो ये कहना चाहिए कि पलक झपकते ही तुम सब घर बसा रहे हो और परिवार बसा रहे हो। अब बस तुम्हारे तीसरे चाचा की शियू शियू ने ही डेटिंग शुरू नहीं की है। शियू शियू पर बहुत दबाव है, जियांग लिन ने कहा। जियांग शियू पहले भी उनके घर बच्चों को नहलाने में मदद करने आई थी। हाल ही में वह विश्वविद्यालय के अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाली थी और शिक्षक योग्यता परीक्षा को लेकर चिंतित थी। उन्होंने उसे कई बार रात के खाने पर आमंत्रित किया था, लेकिन उसे आने का समय नहीं मिला। वह वाकई बहुत व्यस्त थी। इसके अलावा जियांग शियू की मां का निधन कम उम्र में ही हो गया था, और उसके पिता जियांग वांग छोटे मोटे काम करते थे और ज्यादा कमाई नहीं करते थे। गाड़ी चलती रही। लगभग आधे घंटे बाद वे पहाड़ी सड़क पर पहुंच चुके थे। जियांग लिन ने आगे देखा तो उसे बांस से लदा एक बड़ा मालवाहक ट्रक दिखाई दिया। उसने उसके बगल में एक यू टर्न लेन देखी और उसे जियांग कैशिंग के लिए छोड़ने का फैसला किया। उसने खुद ट्रक को निकलने देने के लिए अपनी गाड़ी एक छोटे से रास्ते पर मोड़ दी। जियांग कैशिंग ने अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया था और कार खरीदी थी। आगे एक कार और टर्नअराउंड लेन देखकर वह किनारे की ओर मुड़ गया। लियू मेमेई की बड़बड़ाहट सुनते हुए उसका ध्यान थोड़ा भटक गया था। अचानक कार में जोर का झटका लगा और अगला पहिया सड़क के किनारे बने नाले में जा गिरा। तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो?
लियू मेईमेई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। इतनी जल्दी क्या है? जियांग कैशिंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। बड़े ट्रक के गुजर जाने के बाद उसने एक्सीलरेटर को जोर से दबाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसे कुछ जलने की गंध भी आई, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। जियांग लिन पहले से ही उसकी ओर आ रहा था, हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। हिलो मत, तुम्हारी गाड़ी का चेसिस बहुत नीचे है। इसे ऊपर उठाने के लिए तुम्हें इसके नीचे पत्थर रखना पड़ेगा। इतना कहकर जियांग लिन पत्थर उठाने गई और उन्हें जियांग कैशिंग के आगे के पहिए के नीचे रख दिया ताकि वह गाड़ी को ऊपर उठा सके। इस बार कार उठने में कामयाब हो गई। हालांकि जियांग कैशिंग ने देखा कि टायर का दबाव तेजी से गिर रहा है। वह तुरंत बाहर निकलकर जांच करने गया। अभी अभी आपका पहिया फिसल गया था और आपने तिरछे होकर गाड़ी चलाने की कोशिश की। आपका टायर घिस रहा था और धुआं निकल रहा था। जियांग लिन ने कहा, जल्दी से जांच लें कि टायर ठीक है या नहीं। यह ठीक नहीं है, शायद टायर पंचर हो गया है। जियांग कैशिंग ने बताया, डैशबोर्ड पर टायर का प्रेशर लगभग 0 दिखा रहा है। मेरे पास टायर बदलने के लिए किसी को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह कहते हुए उसने बड़ी मुश्किल से कार में बैठी अपनी प्रेमिका की ओर देखा। उसे लगा कि वह फिर से नखरे दिखाएगी। चिंता मत करो, जियांग लिन ने उसकी परेशानी देखी। ऐसा करते हैं, मैं अपने पिताजी को तुम्हारे साथ यहीं रहने देता हूँ। तुम्हारी प्रेमिका के लिए इतनी दूर आना आसान नहीं है, इसलिए वह पहले हमारे साथ गांव आ जाए। नहीं तो यहाँ इंतजार करते करते पता नहीं कितना समय लग जाएगा और फिर करने को कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जियांग कैशिंग ने कृतज्ञता का भाव दिखाया। वह लियू मेईमेई को बताने गया, जो बोलने में बहुत आलसी थी, और बस कार से बाहर निकली, दरवाजा जोर से बंद किया और आगे वाली कार की ओर चली गई। जियांग लिन की कार के पास पहुंचकर वह यात्री सीट पर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। जियांग लिन, शियाओ मेई आजकल ठीक से आराम नहीं कर रही है, इसलिए उसका मिजाज ठीक नहीं है। कृपया उसके साथ धैर्य रखें। भाई, तुम मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? बस आराम करो। जियांग लिन ने जियांग कैशिंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे को देखो, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग कैशिंग के मुंह में कड़वाहट सी महसूस हुई, लेकिन वह केवल जबरदस्ती मुस्कुरा सका। जब जियांग लिन गाड़ी चला रही थी, कार में बैठी तांग तांग डॉडर लगातार खिड़की से बाहर के नजारे की ओर इशारा कर रही थी, जिससे लियू मेईमेई ने भौहें चढ़ा लीं। उसका चेहरा और भी गंभीर और अधीर हो गया। दरअसल उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में केवल 10 मिनट का समय लगा। हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। जियांग लिन ने किसी के घर के सामने कार खड़ी कर दी। सब लोग बाहर निकलो। लियू मेईमेई ने अपनी जीप चटकाए और कार से बाहर निकल गई। तांग तांग ने बुदबुदाते हुए कहा, लगता है ये आंटी बुरे मूड में हैं। झाओशिया ने तांग तांग के कंधे पर हाथ रखा और उसके चिड़चिड़े रवैये को भी भांप लिया। कोई बात नहीं, चलो तांग तांग को बेर तोड़ने ले चलते हैं। अध्याय 63 मु युंगे को जलन हो रही है। कार से उतरने के बाद झाओशिया ने तांग तांग और तांगदू को, साथ ही ट्रंक से फलों की टोकरी को लेकर, सीधे अपने परिवार के बगीचे की ओर प्रस्थान किया। घर पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने उन्हें देखा और उनका अभिवादन किया। कुछ लोग इस बात से हैरान थे कि जियांग लिन के ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वां बच्चे पहले से ही इतने बड़े हो गए थे। जियांग लिन ने लियू मेईमेई को फलों की टोकरी देते हुए पूछा, क्या हम चलें? लियू मेईमेई ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय वह बहुत नाराज होकर बोली, मैं इतनी बदनसीब क्यों हूं? मेरी नई कार और उसका टायर पहले ही पंचर हो गया। बिना किसी अच्छे कारण के हमें पहाड़ों पर आना पड़ा। इन पहाड़ों में इतने मच्छर हैं और शायद सांप भी हों। मैं जाने की हिम्मत नहीं करता। डरो मत, सब ठीक है, जियांग लिन ने सलाह दी। लियू मेईमेई ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, उसकी आंखों में दुख का भाव था। तो तुम मेरे आगे चलो। मुझे ज्यादा पीछे मत छोड़ देना। तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे डर लग रहा है। जियांग लिन ने तांग तांग डॉडर की ओर देखा, जो पहले ही आगे उछल रही थी। हालांकि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, फिर भी वह लियू मेईमेई का इंतजार कर रहा था। भाभी, धीरे धीरे चलिए, यहाँ कोई सांप नहीं होंगे। लियू मेईमेई जियांग लिन के पीछे पीछे चलीं और थोड़ी दूर चलने के बाद वे बाग में पहुंच गईं। उसने जियांग लिन की पीठ की ओर देखा। वह वाकई जियांग कैशिंग से कहीं अधिक लंबा और सुंदर था, और वह एक मेधावी छात्र भी था, गोरा और कोमल स्वभाव का। वह कहीं अधिक धैर्यवान और सौम्य भी था। जियांग लिन, तुम्हारी शादी कब हो रही है? मुझे अभी पता नहीं है। बच्चों की माँ और मैंने अभी तक अपने रिश्ते को औपचारिक रूप नहीं दिया है। ओह, ऐसा है, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। लियू मेईमेई ने अपनी चाल तेज कर दी और जियांग लिन के बिल्कुल करीब चलने लगी। आजकल कई औरतें मर्दों को अपने साथ बांधे रखना पसंद करती हैं। तुम अभी अभी समाज में आए हो, खुद को फालतू इस्तेमाल होने मत देना। भाभी, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन बच्चों की माँ उस तरह की इंसान नहीं है।
बाग में पहुंचने पर जब लियू मेईमेई ने पेड़ों को बेर बेर और आड़ू से लदा देखा तो अंततः उसका मूड ठीक हो गया। जियांग लिन, बेर तोड़ने में मेरी मदद करो। पेड़ पर लगे बेर कितने लाल हैं। तुम लंबी हो, तुम उन तक पहुंच सकती हो, मेरी मदद करो। जियांग लिन टोकरी लेकर उसके लिए कुछ चमकीले लाल बेर तोड़ने चली गई। जियांग लिन, मुझे बेर खाने हैं। क्या तुम मेरे लिए उन्हें तोड़ सकती हो? ओह, जियांग लिन ने उसके लिए फिर से कुछ बेरियां तोड़ी। वह खुद कुछ आड़ू तोड़ने गई। जियांग लिन, मैं इन्हें कहाँ धोऊं? क्या तुम इन्हें धोने में मेरी मदद कर सकती हो? इन आड़ुओं पर रोए हैं, इन्हें अच्छी तरह धोना होगा। जियांग लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम थोड़ी देर खेल लो, मैं पास के कुएं से जाकर तुम्हारे पैर धो देती हूँ। जियांग लिन, तुम बहुत धैर्यवान हो, अपने भाई से कहीं बेहतर। उसमें रोमांस नाम की कोई चीज नहीं है, वह मेरे साथ कभी समय नहीं बिताता, उसे सिर्फ अपने कार्यक्रमों पर काम करना आता है। यह बहुत उबाऊ है। जियांग लिन ने एक अजीब सी मुस्कान दी और आड़ू लेकर चली गई। उन्हें अपनी इस भाभी की बात समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो वह उनके पूरे परिवार को नजरअंदाज करती थी, लेकिन अब जब उनका भाई आसपास नहीं था तो वह अचानक इतनी बातूनी क्यों हो गई। आड़ू धोते समय उसने जियांग कैशिंग को फोन करके काम की प्रगति के बारे में पूछा। उसे पता चला कि जियांग कैशिंग लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। वापस बाग में लियू मेईमेई तुरंत आगे आए और जियांग लिन को अपनी गोरी बांह पर उभरी लाल सूजन दिखाई। जियांग लिन, देखो, मुझे मच्छरों ने काट लिया है। पहले आप कार में क्यों नहीं जाते? कार में मच्छर भगाने वाली दवा है। तुम मेरे साथ चलो। मैं अकेले वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ और मुझे खो जाने का डर है। जियांग लिन ने सोचा, यह तो बस एक सीधी सड़क है, वह कैसे खो सकती है? क्या वह कोई देवी है? भाभी, आप वापस उसी रास्ते पर चलें। जियांग लिन बोल ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। लियू मेईमेई अभी भी शिकायत कर रही थी, लेकिन जियांग लिन, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। यहाँ सड़क के किनारे सब घास ही घास है और मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ। क्या तुम मुझे गाड़ी तक छोड़ दोगे? हम गाड़ी में साथ में मोबाइल गेम भी खेल सकते हैं। इतने सारे फल तोड़ने के बाद तो बहुत बोरिंग हो गया है। खैर, तांग तांग और तांगदू के साथ तुम्हारी माँ है। जियांग लिन ने उसकी ओर हाथ हिलाया, फोन के दूसरी तरफ से आ रही सांसों की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हेलो, गलती से गलत बटन दब गया, कॉल कट रही है। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और फिर कॉल कट गई। जियांग लिन ने देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि मु युंगे ने फोन किया था। उसने तुरंत जवाब में एक संदेश भेजा जिसमें उसने अपनी समस्या बताई। हालांकि मु युंगे ने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया। पापा, आप तांग तांग के साथ खेलने कब आ रहे हैं? क्या आप अब आंटी के साथ नहीं रह सकते? तांग तांग ने पास से ही आवाज लगाई। उसके हाथ में पकड़ी छोटी टोकरी में पहले से ही बहुत सारे आड़ू थे। जियांग लिन ने लियू मेईमेई से कहा, भाभी, आप कार की चाबी लेकर वापस क्यों नहीं चली जाती? मुझे अभी अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, इसलिए मैं अभी आपके साथ नहीं चलूंगी। मेरा भाई जल्द ही यहाँ आ जाएगा, चिंता मत करो। लियू मेईमेई ने देखा कि जियांग लिन उसे छोड़कर सीधे चला गया और वह गुस्से में पैर पटकने लगी। वह उसे इस तरह कैसे नजरअंदाज कर सकता है? क्या उन्हें मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना भी आता है? झाओ शिया तांगदू को लेकर कुछ बेर तोड़ने गई, फिर उसने जियांग लिन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? तांग तांग और तांगदू अभी भी तुम्हारे बेर तोड़ने का इंतजार कर रही हैं। वह पेड़ तो बहुत लंबा है। ये सब लियू मेईमेई की वजह से है, वो बहुत परेशान करने वाली है, जियांग लिन ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। उसने तांगदू को गोद में उठाया और कहा, आओ तांगदू, पापा तुम्हें उठाकर तुम्हें चुनने में मदद करेंगे। तांगदू खिलखिला कर हंसा, लेकिन साथ ही वह उस चाची से थोड़ा चिढ़ भी गया था जो उसके पिताजी पर ही सारा समय केंद्रित कर रही थी। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तांग तांग को भी कुछ चाहिए, तांग तांग ने उत्सुकता से कहा। दादी तांग तांग को पकड़ेंगी। झाओ शिया ने तांग तांग को गोद में लिया और कहा, चलो आड़ू तोड़ते हैं। बेर के पेड़ पर छोटे छोटे कीड़े हैं, हम उन्हें तांग तांग को काटने नहीं दे सकते। हमारी तांग तांग को देखो, उसकी त्वचा कितनी कोमल है, हमें सावधान रहना होगा। सच में, तांग तांग ने अपनी आंखें झपकाईं। ठीक है, तो तांग तांग दादी के साथ आड़ू तोड़ेगी। लेकिन हमने पहले ही बहुत सारे लाल वाले चुन लिए हैं, अब पीले वाले चुनने का समय आ गया है। एमसीटी, अंधेरी रात में मु युंगे सोच में डूबी हुई अपने फोन को देख रही थी। इस व्यावसायिक यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उसका कार्यक्रम केवल कार्यक्रमों में भाग लेना था, लेकिन उसने फोन पर उस महिला के लहजे के बारे में सोचा। यह बिल्कुल उचित नहीं था। मिस वेन ने मु युंगे को अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुके हुए, फोन पकड़े हुए और उसे सोच विचार में घुमाते हुए देखा। राष्ट्रपति मु, आप फिर से इतनी देर तक जागते रहे। क्या आपको सोना नहीं चाहिए? मु युंगे ने कुछ देर सोचा, मैं आगे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगी।
मुझे सबसे तेज उड़ान से वापस एसिटी जाना है और फिर आप मुझे यह पता लगाने में मदद करें कि एसिटी से युवानश्वी टाउन तक जाने का सबसे सुविधाजनक साधन कौन सा है। हालांकि मिस वेन उत्सुक थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह जल्दी से जांच करने चली गईं। बॉस, फ्लाइट 1 घंटे में है, हम अभी एयरपोर्ट जा सकते हैं। मैंने देखा कि एसिटी से युवानश्वी टाउन तक हाई स्पीड रेल सबसे तेज है, जिसमें 1.5 घंटे लगते हैं, जबकि गाड़ी से 4 घंटे लगते हैं। मु युंगे ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर मेरे लिए एक हाई स्पीड रेल का टिकट बुक कर दो। इस बारे में सोचते हुए उसने फिर से हाउसकीपर को फोन किया, मेरे लिए कुछ उपहार तैयार करो जो बुजुर्गों के लिए उपयुक्त हों। हवाई अड्डे से मुझे लेने के लिए एक कार भेजो और मुझे उन उपहारों के साथ हाई स्पीड रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दो। डॉट डॉट डॉट। जब तक जियांग कैशिंग वहां पहुंची, तब तक जियांग लिन बेर से भरी एक टोकरी, आड़ू से भरी 2 टोकरियां और बेर की एक टोकरी तोड़ चुकी थी। जियांग कैशिंग भी खाने के लिए कुछ फल तोड़ने गया। तांग तांग और तांगदू खेलते खेलते थक गए थे और कार में आराम कर रहे थे। इस बार जब लियू मई मई लौटी, तो वह जियांग लिन की कार में यात्री सीट पर बैठना चाहती थी। जियांग कैशिंग, आपकी ड्राइविंग स्किल्स को देखते हुए आपको खुद गाड़ी चलाकर वापस जाना चाहिए। मैं जियांग लिन की कार में जाऊंगी। मुझे अपनी जान प्यारी है। जियांग कैशिंग बेबस था, लेकिन वह और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। रास्ते भर लियू मई मई जियांग लिन से शिकायत करती रही, तुम्हारा भाई, उसे तो सिर्फ कंप्यूटर ही आता है। कंप्यूटर ही, उसे गाड़ी चलाना भी ठीक से नहीं आता। जियांग लिन के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। चलो वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। मुझे लगता है तुम जवान हो, शायद तुम भी गेम खेलते होगे, हम साथ में खेल सकते हैं। लियू मई मई ने कहा, और तुम बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हो, तुम्हें काफी अनुभव होगा। मुझे तुमसे सलाह लेनी पड़ेगी। पीछे बैठी झाओ शिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह शायद ज्यादा सोच रही है। संभवतः लियू मई मई अभी भी जियांग कैशिंग से नाराज थी, लेकिन चूंकि वह उस जगह से अपरिचित थी, इसलिए उसे खेलने के लिए केवल जियांग लिन ही मिली, जो लगभग उसी उम्र की थी। अध्याय 64। जब मैं जागा, तो मेरी पत्नी आई। डूडू ने पीछे की सीट से कहा, मौसी, क्या आप मेरे पापा के साथ एक गेम खेलना चाहेंगी? फिर मैं अंकल से भी कह दूंगा कि वे मेरे साथ खेलें। आखिरकार, अगर पापा तुम्हारे साथ खेलेंगे, तो तांगदू के साथ कोई नहीं खेलेगा। लियू मिमी ने तांगड के शब्द सुने, आप। उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह जियांग लिन के करीब आ रही थी, जो कि जियांग कैशिंग की इच्छा थी, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं था। वह जियांग लिन को नीचा नहीं समझती थी, आखिर वह 2 बच्चों का पिता था। हालांकि उसे बस यही पसंद था कि सभी पुरुष उसके इर्द गिर्द ही घूमें। उसे मछली पालना पसंद था। वैसे उसने वास्तव में कुछ नहीं किया था। अगर उससे पूछा जाता, तो वह कहती कि वह बस बहुत लोकप्रिय थी और हमेशा दूसरों को पसंद आती थी, जिसे वह काफी बेबस महसूस करती थी। अगर जियांग लिन को एक दिन सच में उससे प्यार हो जाता, तो वह परेशान हो जाती और उससे दूरी बनाए रखती। अगर तुम अपने चाचा को अपने साथ खेलने देते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे चाचा तुम्हें वैसे भी पसंद करते हैं। तांगदू ने अपनी उंगलियां चुटकी से दबाईं, यह महसूस करते हुए कि यह चाची वाकई कुछ खास हैं। कार चला रही जियांग लिन ने कहा, भाभी, आप मेरी चचेरी बहन को अपने साथ भेज दीजिए। मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चों की देखभाल में ही हर दिन समय नहीं मिल पाता। जियांग लिन ने कहा, बच्चों की परवरिश के बारे में आपको मेरी माँ का वीचैट अकाउंट जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी माँ बच्चों की परवरिश में बहुत अच्छी हैं। लेकिन लियू मई मई मुस्कुराए और बोली, आपकी शिक्षा बहुत उच्च स्तर की है, इसलिए भविष्य में बच्चों की शिक्षा के लिए मुझे आपसे सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मेरे बच्चे भी आपकी तरह प्रतिभाशाली हों और ऐसे ही अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। वे करेंगे, जियांग लिन ने हंसते हुए कहा। वह लियू मई मई से कुछ हद तक सावधान था। आखिरकार, इस महिला ने अपने चेहरे के भाव बहुत जल्दी बदल लिए, जिससे वह अचंभित रह गया। जियांग लिन का रवैया देखकर लियू मई मई मुस्कुराए और बोली, लगता है तुम्हारी भाभी तुम पर कड़ी नजर रखती हैं। पर ये सच है, अब बच्चे भी हैं, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें बांध नहीं पाएंगी? क्या सच में वो तुम्हें रस्सी से बांध कर चैन से नहीं रख सकती? मेरी बेबाकी के लिए मुझे दोष मत दीजिए। मैं हमेशा से बहुत स्पष्टवादी रहा हूं और मुझे महिलाओं के घुमावदार तरीके पसंद नहीं हैं। जियांग लिन ने मन ही मन असहाय होकर आह भरी, लेकिन उसने लियू मई मई के शब्दों में निहित अर्थ को वास्तव में नहीं समझा। इसके बजाय उसने मन ही मन सोचा, अगर वह मुझे नियंत्रित कर पाती, तो मैं खुश होता। समस्या यह है कि वह मुझे नियंत्रित नहीं करती। उस शाम, जियांग लिन के माता पिता ने मूल रूप से जियांग कैशिंग और लियू मई मई को रात के खाने पर आमंत्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन ली होंगमेई ने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया था, इसलिए वे दोनों अपने अपने घर चले गए। एक दिन की बातचीत के बाद जियांग लिन का परिवार लियू मई मई के रवैये को लेकर कुछ हद तक असमंजस में था।
झाओ शिया रसोई में चावल धो रही थी और अपने पति से फुसफुसाते हुए बोली, आज जब आप यहाँ नहीं थे तो मैंने देखा कि लियू मेइमेई हमारे बेटे के साथ बॉयफ्रेंड जैसा व्यवहार कर रही थी। क्या वह भाभी जैसी लगती है? मुझे लगता है कि वह बिल्कुल भी शांत स्वभाव की महिला नहीं है। जियांग जियानजुन ने बात को टालते हुए कहा, तुम बेवजह सोच रहे हो। वह जवान है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे युवाओं से बात करना पसंद है। इसके अलावा चून की काइशेंग यहाँ नहीं है, इसलिए एक पुरुष होने के नाते जियांग लिन का उसकी देखभाल करना ही उचित है। मैं ज्यादा सोच रही हूँ। फिर कार में वापस आते समय उसने जिद की कि वह जियांग लिन का वीचैट अकाउंट ऐड कर ले। क्या यह सामान्य बात है? सामान्य बात है। वे रिश्तेदार हैं, वीचैट का इस्तेमाल संचार के लिए अच्छा है। झाओ शिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाभी और देवर को शक से बचना चाहिए, न कि उसके जैसा व्यवहार करना चाहिए। जियांग जियानजुन असमंजस में थी, लेकिन फिर भी बोली, युवा लड़कियों के साथ हमारी पीढ़ी का अंतर है। हम बूढ़े लोग हैं, हम युवाओं को नहीं समझते, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। झाओ शिया को बस इतना महसूस हुआ कि लियू मेइमेई का रवैया ठीक नहीं था। अब जबकि युनगे यहाँ नहीं थी और जियांग लिन का युनगे के साथ रिश्ता अभी तक तय नहीं हुआ था, एक माँ के रूप में उसे निश्चित रूप से लियू मेइमेई जैसी बेचैन महिला पर नजर रखनी थी। रात के खाने के बाद जियांग लिन बच्चों को सैर के लिए बाहर ले गई। लियू मेइमेई नीचे बैडमिंटन खेल रही थी, लेकिन उसे ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। जियांग लिन को देखकर उसने जियांग कैशिंग से कहा, तुम बच्चों के साथ खेलो, मैं जियांग लिन के साथ कुछ राउंड खेल लेती हूँ। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे साथ खेलने में कोई मजा नहीं आता। जियांग कैशिंग ने देखा कि उसके छोटे भाई के प्रति उसका रवैया काफी सुधर गया है, इसलिए वह उसके पास गया और बोला, जियांग लिन, मैं थक गया हूँ, तुम कुछ राउंड खेल लो, मैं अपने तांग तांग और तांगदू के साथ खेलता हूँ। जियांग लिन कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन उसने देखा कि जियांग कैशिंग ने उसे बैडमिंटन रैकेट पहले ही सौंप दिया था, इसलिए वह केवल खेलने के लिए ही कोर्ट जा सकता था। जियांग कैशिंग बाहर की बेंच पर बैठ गया। तांग तांग, तांगदू, क्या आज बाहर खेलने में तुम्हें मजा आया? क्या तुम चाहते हो कि अंकल तुम्हें नाश्ता खरीद दें? नाश्ता? तांग तांग ने एक पल सोचा, तांग तांग को कॉटन कैंडी चाहिए। लेकिन तांगदू ने उधर घूरते हुए कहा, चाचा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। जियांग कैशिंग केवल तांग तांग को ही नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने तांगदू को भी साथ आने के लिए राजी कर लिया। जब वे लौटे, उसने दूर से लियू मेइमेई और जियांग लिन को एक साथ खड़े देखा। लियू मेइमेई के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, वह अपनी कोहनी को मोड़कर रगड़ रही थी और जियांग लिन से बातें कर रही थी, उसके चेहरे पर फूल से भी ज्यादा खिलखिलाती मुस्कान थी। उसने जियांग लिन की बांह पर थपथपाया भी, उसकी आंखें अर्धचंद्र की तरह चमक रही थीं। जियांग लिन की पीठ उसकी ओर थी, इसलिए वह यह नहीं बता सका कि उसके चेहरे के भाव क्या थे। तुम अब क्यों नहीं खेल रही हो? जियांग कैशिंग थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। और सच में, उसके आते ही उसने लियू मेइमेई के चेहरे पर थोड़ी उदासी देखी। उसने बताया, मेरी बांह पर मच्छर ने काट लिया था। मैं जियांग लिन से यही कह रही थी कि मेरा ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि उसे तो मच्छर ने काटा ही नहीं। क्या सच में? जियांग कैशिंग ने उसका हाथ पकड़कर देखा और कहा, तो चलो घर चलते हैं और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगा लेते हैं। जियांग लिन पहले से ही अधीर हो रही थी, यह तो बस एक मच्छर का काटना था, इसमें कुछ खास नहीं था। फिर मैं तांग तांग और तांगदू को भी वापस ले जाऊंगी। बच्चों की त्वचा नाजुक होती है और वास्तव में इस मौसम में बहुत सारे मच्छर होते हैं, जिससे उन्हें काटने का खतरा रहता है। लियू मेइमेई ने भी अपना रैकेट उठाया और वापस चली गई। लौटते ही वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मैसेज भेजा और जियांग लिन के बारे में बात की, जो एक बेहद शिक्षित पिता थे, और कहा कि वह दिलचस्प थे और उन्हें चिढ़ाने में मजा आता था। दूसरी ओर, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे सावधान रहने के लिए कहा ताकि वह जियांग कैशिंग को नाराज न करे, क्योंकि मछली पालना एक तरह का मनोरंजन था, लेकिन किसी के चचेरे भाई को पालना थोड़ा अनुचित था। हालांकि लियू मेइमेई को इसकी कोई चिंता नहीं थी। शाम के समय जियांग लिन ने मु युंगे को फोन करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन पता चला कि उसका फोन बंद था। यह अजीब था। जियांग लिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसे लगा कि मु युंगे शायद इस समय सो रही होगी। एक विदेशी देश में यहाँ रात थी, तो वहाँ अभी सुबह ही होगी, शायद वह अभी तक जागी नहीं होगी। उन्होंने वीचैट पर तांग तांग और तांगदू के फल तोड़ते हुए कुछ तस्वीरें भेजी, फिर अपना फोन बंद कर दिया और बच्चों को नहाने और सोने के लिए फुसलाया। अगली सुबह वह देर तक सोता रहा और तभी बैठक कक्ष से आ रही आवाजों से उसकी नींद खुली। ऐसा लग रहा था कि कुछ मेहमान आए हैं और वहां बहुत चहल पहल थी। जियांग लिन ने आंखें खोलीं और देखा कि तांग तांग और तांगदू बिस्तर पर नहीं थे। माँ और पिताजी, कौन आया है? वह बिस्तर से उठा और चप्पल पहने ही बाहर चला गया। जैसे ही वह बैठक कक्ष में पहुंचा, वह जम गया।
उसने प्रवेश द्वार पर कई उपहार रखे देखे और उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। सोफे के बीच में बैठा व्यक्ति, उसने खूब फिटिंग वाली बढ़िया ढंग से कटी हुई खुबानी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके काले बाल आधे बंधे हुए थे और आधे कमर पर लापरवाही से फैले हुए थे। उसकी कलाई पर पन्ना हरे रंग का कंगन था और उसकी त्वचा पाले और बर्फ की तरह सफेद थी। उसका शरीर दुबला पतला था और चेहरा तरबूज के दाने जैसा था। साथ ही उसका हमेशा की तरह शांत और सौम्य स्वभाव था। उसने मेकअप नहीं किया था, लेकिन यात्रा से थकी हुई लग रही थी और सामान्य से थोड़ी अधिक गंभीर दिख रही थी। जियांग लिन बहुत असमंजस में थी। युनगे, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम विदेश में नहीं हो? मैं रात भर में वापस आ गया। मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली थी, इसलिए मैं आप सभी से मिलने आया। मू युंगे ने बताया, आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, इसलिए मैं कुछ उपहार लाई हूँ। मुझे नहीं पता कि ये आंटी और अंकल को पसंद आएंगे या नहीं। युनगे, हमें पहले से ही बहुत खुशी है कि तुम आने को तैयार हो। झाओशिया इतनी चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराई कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मू युनगे का यहाँ आना ही उसके रवैये को दर्शाता है। उनके लिए ऐसा रवैया ही सबसे अच्छा उपहार था। असल में उपहार लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अध्याय 65, मुझसे झूठ बोलोगे तो मुझसे मिलने का पछतावा होगा। जियांग लिन ने सोचा कि उनकी व्यस्त दिनचर्या को देखते हुए उनकी व्यावसायिक यात्रा का खर्च काफी अधिक रहा होगा, इसीलिए उनके बॉस ने काम खत्म होते ही उन सभी को वापस घर भेज दिया। हालांकि जब मू युंगे ए सिटी लौटी तो वह अकेले ही त्योहार मनाएगी। भले ही उसने कभी यह कहा न हो, लेकिन उसे अकेलापन जरूर महसूस हो रहा होगा, है ना? हालांकि यह सच था, फिर भी वह मन ही मन बहुत खुश था कि वह आई थी। क्या आप हाई स्पीड रेल से आए थे? हाँ, यह काफी सुविधाजनक था। मू युंगे ने सिर हिलाया। तो फिर तुम थकी हुई होगी। जाओ थोड़ा आराम करो और नींद पूरी करो, जियांग लिन ने कहा। फिर अपने माता पिता की ओर मुड़कर पूछा, या क्या मैं पहले उसे नाश्ते के लिए बाहर ले जाऊं, फिर वह वापस आकर सो जाएगी। तुम्हें जाना चाहिए, झाओ शिया ने कहा, तुम दोनों जल्दी जाओ। हालांकि मू युंगे ने कहा, कोई बात नहीं, मैं विमान में सो गई थी। जियांग लिन पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। प्लेन में सोना बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होता। मैं पहले भी सफर कर चुकी हूँ और वो सीटें बहुत सख्त होती हैं। मेरी पीठ और कमर में दर्द होता है। विदेश से इतनी लंबी उड़ान के बाद वापस आए हो, जरूर बहुत थकी हुई होगी। चलो चलते हैं। मू युंगे मना नहीं कर सकी। उसने देखा कि उसका हाथ उसके हाथ में है और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तांग तांग और मियाओ मियाओ उनके साथ बाहर नहीं गईं। झाओ शिया अपने 2 बच्चों के साथ उन दोनों के लिए एक निजी स्थान भी बनाना चाहती थी। दंपति ने जियांग लिन को मू युंगे को बाहर ले जाते हुए देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर एक समझदारी भरी मुस्कान थी। जियांग लिन मू युंगे को लेकर बाहर गया और शहर में नाश्ते की दुकान ढूंढकर वहां खाना खाया। पूरे रास्ते चलते हुए उसने मू युंगे का हाथ थामे रखा। मू युंगे उसके पीछे पीछे चली। सुबह के समय कस्बे में काफी गाड़ियां थीं। कई लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा था, इसलिए सड़क पर इलेक्ट्रिक बाइक और मोटरसाइकिलों की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी। सड़क के किनारे लगे ऊंचे पेड़ों से छाया मिल रही थी और इस समय छोटी सी नाश्ते की दुकान में ज्यादा लोग नहीं थे। बॉस, 2 ऑर्डर स्टीम्ड बंस के दीजिए। आंटी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नाश्ते पर ले जा रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, तुम कितने भाग्यशाली हो। इस जैसे छोटे शहर में भी खूबसूरत लोग अलग ही नजर आते थे। हाँ, जियांग लिन ने खंडन नहीं किया। पिछली बार उन्होंने एक दूसरे को चूमा था, इसलिए उन्हें अस्थायी तौर पर प्रेमी प्रेमिका माना जा सकता है ना? मू युंगे उसे ऑर्डर देते हुए देखती रही, वहीं बैठी उसे निहारती रही और कैजुअली बोली, तुम्हारी वो शर्मीली सहेली कहाँ है? फोन पर उसकी आवाज बहुत कोमल लग रही थी। जियांग लिन को एहसास हुआ, ओह, यह मेरी भाभी है, मेरे चचेरे भाई की प्रेमिका। जियांग लिन ने उसे कल हुई घटना के बारे में बताया। उसे नहीं लगा था कि मू युंगे को उस फोन कॉल की ज्यादा परवाह होगी। ओह, मैं समझ गई। एक युवा लड़की का शर्मीला होना सामान्य बात है। तुम्हारा मतलब छोटी लड़की से क्या है? वह तुमसे बड़ी है। जियांग लिन ने यह कहते हुए तुरंत समझाया, वह तुम्हारी जितनी छोटी नहीं है। मू युंगे ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारी भाभी यह बात सुन लेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बेकार की बातें न करें, जियांग लिन ने सीधे सीधे विषय को टालते हुए कहा। यहाँ के स्टीम्ड बंस जरूर ट्राई करें। मैं स्कूल के दिनों में यहाँ खाने के लिए बहुत आती थी, लेकिन सिर्फ वीकेंड पर। यहाँ सीवीड सूप भी मिलता है, जो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। जब मेरे दादाजी जीवित थे तो वे अक्सर कस्बे में आकर हमें घर में उगाई हुई सब्जियां लाते थे और मेरे माता पिता मुझसे कहते थे कि मैं दादाजी को नाश्ते के लिए यहाँ ले आऊं। क्योंकि उस समय पारिवारिक व्यवसाय बहुत व्यस्त रहता था। मेरे पिताजी को सुबह सामान खरीदने जाना पड़ता था और मेरी माँ को सुबह जल्दी दुकान जाना पड़ता था। बाहर सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था, जिसकी रोशनी पेड़ों की घनी पत्तियों से छनकर दुकान के अंदर आ रही थी।
बाहर इलेक्ट्रिक साइकिलें आ जा रही थीं और पैदल यात्री 2-3 के समूह में चल रहे थे। इस तरह का जीवन वाकई बहुत अच्छा है। मु युंगे के स्वर में मानो एक आह झलक रही थी। वह बाहर की सीट पर बैठी थी, अपना सिर झुकाए, बाहर के दृश्य को देखते हुए कुछ सोच में डूबी हुई थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी पुतलियां साफ दिखाई दे रही थीं। किसी कारणवश उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की झलक थी, जिससे वह अकेली और उदास लग रही थी। जियांग लिन को समझ नहीं आया। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? मैं मु युंगे की आंखों में एक झलक देखी, जिसमें पुरानी यादों का हल्का सा एहसास था। जब मैं छोटी थी, तो मैं अपने माता पिता के साथ कम समय बिताती थी और हमेशा अपने दादाजी के साथ रहती थी। उस समय शहर इतना समृद्ध नहीं था जितना अब है। कई छोटी गलियों में नाश्ते की दुकानें हुआ करती थीं, बिल्कुल इसी तरह की। अब वे सब चले गए हैं। उसने अपनी निगाहें झुका लीं, आंखों में छिपे दर्द को छुपाते हुए। उस समय मैं भी अपने दादाजी के साथ नाश्ता करने जाती थी। मेरे दादाजी नियमित ग्राहक थे और हर बार जब हम जाते थे, तो दुकानदार हमें सोया दूध की एक अतिरिक्त सर्विंग देता था। यह पहली बार था जब जियांग लिन ने उसे अपने दादाजी का जिक्र करते सुना था। ऐसा लग रहा था कि जब वह उनके बारे में बात करती थी, तो उसका मूड थोड़ा खराब हो जाता था। संभवतः उनके दादाजी अब जीवित नहीं थे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं। अब से मैं तुम्हारे दादाजी की जगह लूंगा और छोटी छोटी गलियों में तुम्हारे साथ नाश्ता करने चलूंगा। मु युंगे ने ऊपर देखा और जियांग लिन की आंखों से उसकी निगाहें मिली। उसकी निगाहें चमक रही थीं, मानो वह यह जांच रही हो कि क्या वह सचमुच गंभीर है। जियांग लिन, साथ रहना एक दीर्घकालिक चीज है, एक दिन में किया गया वादा नहीं। मुझे पता है। मुझे लगता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम एक बुजुर्ग दंपत्ति होंगे और तांग तांग और म्याओ म्याओ हमारे साथ नहीं होंगी, तब भी हम अपनी छड़ियों के सहारे एक साथ नाश्ता करने जा सकेंगे। अगर जीवन ऐसा हो, तो यह बहुत सुखद होगा। मु युंगे की आंखें एक पल के लिए चमकी, फिर उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, मानो कोई मामूली सी बात कह रही हो, अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें आज के अपने वादे पर पछतावा जरूर करवाऊंगी। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी और यहां तक कि वह उसे उससे मिलने पर पछतावा करवा देगी। आखिरकार, अगर मीठे शब्द बेअसर हो जाएं, तो वे दिल को छलनी करने वाले आसनिक की तरह होंगे। इस बारे में मैं आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रहा हूं। जियांग लिन को नहीं पता था कि दूसरों को किस तरह का जीवन पसंद है। शायद पहले उसे यह भी नहीं पता था कि सच्ची खुशी क्या होती है, लेकिन अब जब उसका अपना छोटा परिवार है, तो उसे खुशी का सबसे प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है। मु युंगे के चेहरे पर सामान्य भाव लौट आए। तो मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगी। भाप से भरे हुए बंस की 2 टोकरियां परोसी गईं। मु युंगे का फोन बजा, लेकिन उसने देखा तक नहीं। इसके बजाय, उसने शांति से जियांग लिन के साथ खाना खत्म किया। यहाँ के स्टीम्ड बंस वाकई बहुत स्वादिष्ट थे, भले ही दुकान छोटी थी और गली के एक सुनसान कोने में छिपी हुई थी। हालांकि, मु युंगे ने इसे पूरा कर दिया। जब जियांग लिन भुगतान करने गई, तो उसने अपना फोन निकाला और उस पर एक नज़र डाली। यह उसकी माँ का फोन था। उसने वापस फोन किया। कॉल का जवाब तुरंत दिया गया। जू मानहुआ व्याकुल थी, उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी, यह बहुत बुरा हुआ। युनगे, तुम्हारी चचेरी बहन, मियाओ मियाओ, पश्चिम अफ्रीका में चिकित्सा सहायता कर रही थी, लेकिन उसकी सेवा अवधि समाप्त होने वाली थी, और उसका सामना कुछ स्थानीय गुंडों से हो गया। उसके दोनों हाथ अपंग हो गए हैं, वे ठीक नहीं हो सकते। वह मेडिकल की छात्रा है, लोगों की जान बचाने जा रही है, और उसे अचानक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करना पड़ा। जू मानहुआ ने बड़ी सहानुभूति जताते हुए कहा, यह वाकई बहुत दुखद है। मैंने उसे घर लौटते देखा, और वह सदमे में लग रही थी। शायद वह इस तरह के सदमे को सहन नहीं कर पा रही है। मु युंगे ने एक हाथ में फोन पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ की सुंदर, पतली उंगलियां मेज पर 2 बार थपथपा रही थीं। उनकी भौहें तन गई थीं और उनकी आंखों में हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसे अपने रक्त संबंधी चचेरे भाई की दुखद मृत्यु के बारे में पता था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। उसने शांत भाव से कहा, उसके जैसे दयालु हृदय वाली चिकित्सक को सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। जियांग लिन पास आकर बोली, किसका फोन था? फोन सुनने के बाद तो तुम काफी खुश लग रहे हो। क्या बॉस ने सैलरी बढ़ाने के बारे में फोन किया था? नहीं, मु युंगे ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो बस एक बेतुका मजाक था। अध्याय 66, उसकी क्रूरता। मु परिवार में। जब जू मानहुआ ने अपनी बेटी की बात सुनी तो उसने अपना फोन नीचे रख दिया। आंटी सॉन्ग कॉफी लेकर आई और बोली, मैडम, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं चिंता क्यों ना करूं? मैंने म्याओ म्याओ को भी बड़ा होते देखा है। यह बच्ची बचपन से ही मिलनसार और चंचल थी, और उसने कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई की। लेकिन कुछ ही सालों में उसका यह हाल हो गया।
जू मानहुआ ने कॉफी का कप पकड़ रखा था और अफसोस से बोली, अफसोस, अब उसका हाथ स्केल पेल नहीं पकड़ सकता। इस परिवार के मामलों के बारे में सोचकर वह असहाय महसूस करती थी। जब युनगे पहाड़ से लौटी तो उसने अपने दूसरे चाचा को नाराज कर दिया और उसे भारी बारिश में बाहर खड़े रहने की सजा मिली। वह हठपूर्वक बारिश में खड़ी रही। जब युनगे को बुखार हुआ तो म्याओ म्याओ ही उसे अपने साथ ले गई। उस समय मैंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आप भी जानते हैं, हमारे परिवार की स्थिति काफी कठिन है। आंटी सोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस म्याओ म्याओ वाकई एक दयालु इंसान है। जू मानहुआ ने कॉफी का कप घुमाया लेकिन पीने का मन नहीं हुआ। वह दूसरी शाखा के बेटे के बारे में सोच रही थी जो अभी भी जेल में था। तीसरी शाखा की सबसे छोटी बेटी को पहले ही भेज दिया गया था और सबसे बड़ी बेटी घर आने पर एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उसे सचमुच डर था कि यह मामला उसकी अपनी बेटी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वह इतनी परेशान थी। आखिरकार युनगे बदल चुकी थी, इतनी अपरिचित हो गई थी कि उसकी अपनी माँ भी उससे परायापन महसूस करने लगी थी। उसे याद आया कि युनगे बचपन से ही बुद्धिमान थी और जब वह बूढ़े गुरु के साथ होती थी तो वह हमेशा उदार रहती थी और किसी के भी साथ बातचीत और हंसी मजाक कर सकती थी, जिससे वह सबकी चहेती बन गई थी। हालांकि अब उसका स्वभाव शांत हो गया था और वह सांसारिक मामलों से अलग होकर एक सरल जीवन जी रही थी, फिर भी कभी कभी उसके द्वारा किए गए काम उसे खुद चौंका देते थे। उसने अभी अभी युनगे की आवाज सुनी थी और यह बिल्कुल स्वाभाविक थी। यह मामला उसकी जरूरत से ज्यादा सोचने का नतीजा होना चाहिए, इसका युनगे से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा विदेशी बुरे तत्व युनगे के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं? उसने राहत की सांस ली, मुझे फिर भी म्याओ म्याओ से मिलने जाना चाहिए। मुझे उसे दिलासा देना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वह कोई खतरनाक कदम उठा ले। भले ही उसका हाथ अब सर्जरी करने में सक्षम न हो, फिर भी वह बच गया है। जीना मरने से बेहतर है। आंटी सोंग ने भी यही बात दोहराई, यह सच है। मैंने सुना है कि पश्चिम अफ्रीका बहुत अराजक है। कौन जाने वहां हर साल कितने लोग मरते हैं। वह सचमुच बहुत भाग्यशाली है। लेकिन मैंने सुना है कि तीसरी शाखा इस समय इस मामले में व्यस्त है। मुझे लगता है, महोदया, आपको उससे मिलने जाने से पहले स्थिति बेहतर होने तक इंतजार करना चाहिए। आखिरकार मिस झेनझेन को अभी अभी सीमा पर भेजा गया है और वे बड़ी मिस की काफी आलोचना कर रहे हैं। मुझे डर है कि अगर आप जाएंगी तो वे सोच सकती हैं कि आप उन्हें तब मार रही हैं जब वे पहले से ही मुश्किल में हैं। जब जू मानहुआ ने यह सुना तो उसे बात समझ में आ गई। उसने आह भरी, ठीक है। मुझे नहीं पता युनगे आजकल क्या कर रही है। जब उसे समय मिले तो उसे म्याओ म्याओ से भी मिलने जाना चाहिए। आखिर उस समय म्याओ म्याओ उसकी बहुत चिंता कर रही थी। पहले उसने कहा था कि वह रिलेशनशिप में है और मुझे नहीं पता कि अब क्या चल रहा है। उस नौजवान फू चेंग के लिए यह बहुत दुख की बात है। बाहर के पुरुष, चाहे वे कितने भी वाकपटु और विविध हों, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हों, वे सब पैसे के पीछे ही भागते हैं। उसे खुद ही ठोकर खानी पड़ेगी, तब जाकर उसे एहसास होगा कि मैंने, उसकी माँ ने, उसके लिए कितना अच्छा चुना था। डॉट 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 मु युंगे ज्यादा कपड़े नहीं लाई थी, इसलिए उसने जियांग लिन से कुछ कपड़े खरीदने के लिए उसके साथ चलने को कहा। जियांग लिन ने उन सभी का भुगतान किया। जियांग लिन बहुत धैर्यवान था और विक्रेताओं से मोलभाव भी करता था, जिससे मु युंगे मुस्कुराती रहती थी। उसे लगता था कि वह घरेलू खर्चों को संभालने में काफी माहिर है। सच कहूं तो आप हर चीज में अच्छे लगते हैं। जियांग लिन ने कई शॉपिंग बैग पकड़े हुए कहा, क्या आपने उन दुकानदारों को नहीं देखा? वे सब आपकी तारीफ कर रहे थे। वे चाहते हैं कि मैं कपड़े खरीदूं, इसलिए जाहिर है कि वे मेरे अच्छे दिखने पर मेरी तारीफ करेंगे। नहीं, वे सचमुच आपकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। मु युंगे मुस्कुराई, ओह, तो आपको भी लगता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ? जरूर, जियांग लिन ने जवाब दिया, चलिए मैं आपको चप्पलें खरीदने ले चलती हूँ। मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है और बाहर जाते समय चप्पलें पहनना बहुत आरामदायक होता है। मु युंगे ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं, यह देखकर कि वास्तव में सड़क पर हर कोई छोटी आस्तीन वाली शर्ट, शॉर्ट्स और चप्पल पहने हुए था, जिसमें जियांग लिन भी शामिल थी, जिसने सैंडल भी पहन रखी थी। ठीक है। जियांग लिन को अचानक याद आया, तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुमने थोड़ी देर पहले कौन सा चुटकुला सुना था। मैं भी उसे सुनना चाहती हूँ। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगेगा। मु युंगे धूप में इत्मीनान से टहल रही थी, उसके हाथ उसकी पीठ पर थे और उसने धीरे से कहा, चिड़ियाघर में एक आदमखोर भेड़िया था। सब सोचते थे कि वह बहुत शांत और दयालु है और इंसानों को नहीं खाएगी। उसका असली चेहरा केवल वही लोग जानते हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब अच्छा हुआ कि उस भेड़िए के पंजे और दांत काट दिए गए। सबको उस भेड़िए पर तरस आ रहा है, सब सोच रहे हैं कि वह बहुत दयनीय है, लेकिन मैं जानती हूं कि वह आदमखोर भेड़िया है, इसलिए मुझे तो यह बहुत मजेदार लग रहा है। यह सुनकर जियांग लिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या लोग भेड़िए का असली चेहरा नहीं जानते? नहीं, वह दिखावा करने में बहुत माहिर है।
जियांग लिन को अचानक एहसास हुआ, यह सच है। मैंने सुना है कि भेड़ियों के अलावा भालू भी दिखावा करने में बहुत माहिर होते हैं, वे तो इंसान होने का भी नाटक कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे हानिकारक जानवरों से निपटा जाता है तो राहत मिलती है, ताकि उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने और अधिक परेशानी पैदा करने से रोका जा सके। मू युंगे ने अपनी आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, उस स्थिति में हमारे विचार काफी मिलते जुलते हैं। जियांग लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, भेड़िए की रक्षा करने वाले बुराई की मदद कर रहे हैं। शायद उन्हें तब तक अपने इस व्यवहार की मूर्खता का एहसास नहीं होगा जब तक कि वे खुद इसका शिकार न हो जाएं। मू युंगे ने सिर हिलाते हुए कहा, मानव समाज में भी ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल, जियांग लिन ने पूरी तरह से सहमति जताते हुए कहा, मानव समाज विविधतापूर्ण है, इसमें सबसे अधिक अपमानजनक जैसा कुछ नहीं होता, केवल अधिक अपमानजनक होता है। मू युंगे को मू परिवार के चेहरे याद आए और उसने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। रोजमर्रा की जरूरत की सभी चीजें खरीदने के बाद जियांग लिन मू युंगे को घर ले गई। घर पहुंचने पर उसने अपने फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी, उस रिक्वेस्ट में लियू मेईमेई का नाम था। सत्यापन संदेश, एक साथ मछली पकड़ने जाने का निमंत्रण था। जियांग लिन को मछली पकड़ना बिल्कुल नहीं आता था और उसे नहीं लगता था कि लियू मेईमेई या उसकी चचेरी बहन मछली पकड़ सकती हैं। इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी चचेरी बहन का फोन आया। फोन पर अभी भी लियू मेईमेई ही मछली पकड़ने के बारे में बात कर रही थी। तांगदू की माँ यहाँ हैं, मुझे उनके साथ जाना होगा। मेरे पास मछली पकड़ने जाने का समय नहीं है। इसके अलावा बाहर बहुत धूप और गर्मी है और मच्छर भी बहुत हैं। क्या बाहर जाना मुसीबत मोल लेना नहीं है? यह सुनकर लियू मेईमेई बोली, ओह, मुझे पता था। मैंने कहा था ना, तांग तांग और तांगदू की माँ तुम्हारे साथ बहुत सख्ती बरतती हैं। तुम्हें वापस आए हुए कितना समय हुआ है और वो अभी से तुम्हें बांधने आ गई हैं। मैं काई शेंग को कभी भी इस तरह बांध कर नहीं रखूंगी। पुरुषों को अपने दायरे में ही खेलना पसंद होता है। हमेशा नियंत्रण रखना और निगरानी करना बहुत घुटन भरा और दमनकारी होता है। आपको वास्तव में उसे अधिक आत्मविश्वासी बनने और इतना असुरक्षित न होने की सलाह देनी चाहिए। पास ही में सुन रही मू युंगे ने तुरंत अपनी आंखें गुस्से से सिकोड़ लीं। क्या वह असुरक्षित है? क्या उसमें सुरक्षा की भावना की कमी है? क्या ऐसा है? यह पहली बार था जब किसी ने उसके बारे में ऐसा कहा था। फिर फोन के दूसरी तरफ से लियू मेईमेई ने कहा, जियांग लिन, क्या आपके घर में महजों की मेज नहीं है? अगर आपकी पत्नी धूप में बाहर नहीं जाना चाहती, तो चलिए आपके घर महजों खेलने चलते हैं। जियांग लिन मना करने ही वाला था कि उसने मू युंगे को सहमति का इशारा करते हुए देखा। उसने अनुमान लगाया कि मू युंगे को भी उबने का डर था, इसलिए वह सहमत हो गया। जियांग लिन ने फोन रखते हुए कहा, मेरी भाभी तो बहुत परेशान करती हैं। क्या आपको अभी भी नींद पूरी नहीं करनी चाहिए? अगर आप सच में खेलना चाहते हैं तो बस 2-3 राउंड खेल लीजिए। तो फिर मैं उन्हें दूर भेजने का कोई बहाना ढूंढ लूंगा ताकि वे आपकी नींद में खलल न डालें। मू युंगे का चेहरा शांत था और वह सोफे पर बैठने चली गई। चूंकि उसकी भाभी उससे मिलने आ रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उससे मिलना ही था। अध्याय 67, देवरानी जेठानी की तुलना। मू युंगे मुस्कुराए। हालांकि मू युंगे ने लियू मेईमेई से मिलने के बारे में सोचा। इसी तरह जब रिश्तेदारों को पता चला कि मू युंगे आ गई है, तो वे सभी उससे मिलना चाहते थे। नाश्ते के बाद सू चुनहुआ और लियू शियाओकिंग ने साथ में बाहर जाने का फैसला किया। सू चुनहुआ ने रास्ते में कहा, मुझे लगा था कि तांग तांग की मां नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह छुट्टी के आखिरी दिन आएंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह असल में भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी वीडियो में दिखती हैं। मुझे लगता है कि वह लियू मेईमेई से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तांग तांग की मां वाकई खूबसूरत हैं और वो विदेश में पढ़ती हैं, तो उनका परिवार जरूर अमीर होगा। लियू शियाओकिंग ने आह भरी और फिर बात बदलते हुए कहा, लेकिन जब शादी के लिए पत्नी चुनते हैं तो सिर्फ खूबसूरती ही काफी नहीं होती। मैंने सुना है कि मू युंगे ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया क्योंकि उसने कम उम्र में ही बच्चा पैदा कर लिया था, इसलिए अब उसे पैसे कमाने के लिए सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आज के जमाने में रोजी रोटी कमाने के लिए काम करना सीमित ही होता है। बेहतर यही है कि आप लियू मेईमेई की तरह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और अधिक पैसा कमाएं। अगर यह मेरा बेटा होता तो मैं चाहता कि वह ऐसी पत्नी ढूंढे जो पैसे कमा सके, ताकि वह ज्यादा निश्चिंत रह सके। आखिरकार चेहरा चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, कुछ समय बाद बूढ़ा और नीरस हो जाता है। सू चुनहुआ ने यह बात सुनी और इस तर्क से सहमत हुई। उनकी नज़र में बड़े शहर में लियू मेईमेई का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, जिससे उसे और ज्यादा पैसा मिल रहा था। आखिरकार बड़े शहरों में दुकानें सस्ती तो होती ही हैं। उन्हें बस यह पता नहीं था कि बड़े शहरों में कई छोटी दुकानें भी ऑफिस की इमारतों में स्थित होती हैं, जहां किराया महंगा नहीं होता है, और अगर कोई एक ही व्यक्ति होता है तो वह केवल अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही कमा रहा होता है। जियांग लिन के घर के दरवाजे पर पहुंचने पर दोनों ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुल गया।
वहां पहुंचकर उनका स्वागत एक लंबी, पतली महिला ने किया, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी कोमल थी और व्यवहार अत्यंत शालीन था। उसका चेहरा सचमुच बेहद बेदाग था। उसने अपना सिर नीचे किया, फिर बेपरवाही से ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक शांत और उदासीन भाव था। बहुत सुंदर, युनगे, कौन है? झाओ शिया की आवाज अंदर से आई। उसने मुड़कर कहा, ओह, चुनहुआ शियाओकिंग, तुम यहाँ हो। क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? उसने मु युंगे की ओर मुड़कर सू चुनहुआ का परिचय देते हुए कहा, ये तुम्हारी चाची हैं। तुम्हारे चाचा घर पर नहीं हैं, वे बाहर काम कर रहे हैं। तुम्हारी चाची अपने सबसे छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने शहर गई हैं। ये तुम्हारी दूसरी चाची हैं। उनकी भी एक बेटी है जो तुम्हारी ही उम्र की है, लेकिन वो इस बार नहीं आई, वो भी काम में काफी व्यस्त हैं। मु युंगे मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, नमस्ते चाची जी। नमस्ते चाची जी। तो ये युनगे हैं, सु चुनहुआ ने कहा। उसकी नजरें अनजाने में मु युनगे पर टिक गईं। वो बेहद खूबसूरत थीं। खुद एक महिला होने के बावजूद मु युनगे को देखकर वो उनकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सकीं। वास्तव में उसने इतनी खूबसूरत महिला को पहले कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं था, यह बेहद खूबसूरत था। उनके चेहरे की सुंदरता और उत्कृष्ट स्वभाव के मेल ने उन्हें एक असाधारण महिला बना दिया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तांग तांग और तांगदू दोनों इतने खूबसूरत हैं, वे अपनी मां की तरह दिखते हैं। लियू शियाओकिंग भी मन ही मन आश्चर्यचकित थी। हालांकि वह यह बात स्वीकार करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन यह एक ऐसी महिला थी जो सड़क पर चलते हुए ही पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी और वे उसका पीछा करने लगते थे। घर पर कुछ देर बैठने के बाद झाओ शिया ने ढेर सारे फल धोकर उन्हें कॉफी टेबल पर रख दिया ताकि उनका मनोरंजन हो सके। शुरू में तो वे दोनों गपशप करने के इरादे से आए थे, लेकिन मु युंगे को सोफे पर आराम से बैठे हुए देखकर वह स्पष्ट रूप से तनाव मुक्त और हल्की सी मुस्कुरा रही थी। फिर भी उसके हर हाव भाव से दबाव का भाव झलक रहा था। पहली नज़र में वह ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसके साथ लापरवाही से बातचीत की जाए या मजाक किया जाए। सु चुनहुआ ने सोचा, वह सचमुच ए शहर के एक धनी परिवार की लड़की है। वह आम लड़कियों से अलग दिखती है। इसी समय जियांग कैशिंग और लियू मेई भी वहां पहुंच गए। उनके साथ ली होंगमेई और जियांग क्यूकी भी थे। जियांग लिन चाय लेकर आए और उनका अभिवादन किया। लियू मेई ने शुरू में खुद की तुलना मु युंगे से करने का इरादा किया था और उसने विशेष रूप से नो मेकअप लुक अपनाया था, जिसमें उसने केवल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया था लेकिन लिपस्टिक नहीं लगाई थी, जिससे ऐसा लगे कि उसने मेकअप नहीं किया है, लेकिन गुप्त रूप से उसने अपनी खूबसूरती को काफी हद तक बढ़ा दिया था। हालांकि सोफे पर बैठी बिना मेकअप वाली महिला को देखते ही उसे पता चल गया कि मेकअप से आकर्षण के अंतर को कम नहीं किया जा सकता। जियांग लिन, क्या यह आपकी पत्नी है? जियांग लिन थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, ये बच्चों की माँ है। हमारी अभी शादी नहीं हुई है। यह तो बस समय की बात है। मु युंगे ने लियू मेई की ओर मुस्कुराते हुए कहा। जियांग लिन दंग रह गई, क्या यह तो बस समय की बात थी? यह उसका दिल अचानक खुशी से उछल पड़ा। क्या यह सच था या झूठ? लियू मेई ने देखा कि यह महिला अपना दबदबा कायम कर रही है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, तो जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। करीब करीब। लियू मेई चाय हाथ में लिए बैठ गई, अब कुछ बोलना नहीं चाहती थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। इसीलिए जियांग लिन ने उसका संपर्क विवरण जोड़ने से इनकार कर दिया था। दरअसल वह किसी बंधन में नहीं बंधा था, बात सिर्फ इतनी थी कि उसके और उसकी प्रेमिका के बीच का फासला बहुत ज्यादा था। मु युंगे को देखने के बाद सब कुछ अजीबोगरीब हो गया। जियांग किकी भी आश्चर्यचकित थी। वह सोच रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की जियांग लिन को कैसे पसंद कर सकती है और बिना कुछ चाहे उसके लिए 2 बच्चों को जन्म भी दे सकती है। यह बेहद हास्यास्पद था, और जियांग कैशिंग एक पुरुष होने के नाते अपनी प्रेमिका के साथ होने के बावजूद अपनी आंखों में चमक आने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि वह बहुत खूबसूरत है। ली होंगमेई को एक पल के लिए हैरानी तो हुई, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। आखिर सिर्फ खूबसूरती से पेट नहीं भर जाता। युनगे, तुम क्या काम करती हो? तुम्हारी भाभी तुम्हारी ही उम्र की होंगी। उन्होंने ए सिटी में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है। आपका चचेरा भाई एक इंटरनेट कंपनी में प्रोग्रामर के रूप में काम करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। मैं एक साधारण कंपनी में काम करती हूँ। मु युंगे ने याद करते हुए बताया कि जियांग लिन को उनकी नौकरी में क्या क्या करना पड़ता था, और कहा, कभी कभी मुझे काम के सिलसिले में व्यावसायिक यात्राओं पर जाना पड़ता है, जो काफी व्यस्तता भरा होता है। कमीशन मिलाकर मैं महीने में 10,000 से ज्यादा कमाती हूँ। ली होंगमेई ने सुना था कि वह महीने में 10,000 से अधिक कमा सकती है। उसे लगा कि उसने सिर्फ 4,000 ही कमाए हैं। लियू मेई का दिल भी बैठ गया। वह महीने में 10,000 से ज्यादा कमाती थी और सबसे व्यस्त समय में, जब ग्राहकों की भीड़ सबसे ज्यादा होती थी, तो 20,000 तक कमा लेती थी, लेकिन वह सुबह से शाम तक अकेले ही काम करती थी। अगर वह मेहनत नहीं करती, तो किराया, बिजली पानी और प्लेटफॉर्म प्रमोशन, सब कुछ खर्च हो जाता।
उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मू युंगे की आमदनी उसकी अपनी आमदनी से बहुत कम नहीं थी, और वह बेहद खूबसूरत भी थी। हालांकि ली होंगमेई ने अपनी बात को संभालने की कोशिश की। ओह, लेकिन आप तो काम निपटाने में, हर जगह भागदौड़ करने में, तरह तरह के लोगों से मिलने में बहुत व्यस्त रहते हैं। यह सुरक्षित नहीं है। एक महिला होने के नाते और बच्चों की मां होने के नाते आपको अभी भी अपने परिवार की देखभाल करनी होगी। सब कुछ पुरुष पर छोड़ देना अच्छा नहीं है। ली होंगमेई ने एक बुजुर्ग की तरह उपदेश देते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपके लिए एक स्थिर नौकरी ढूंढना बेहतर होगा, महीने में कुछ हजार कमाना ही काफी होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सरकारी परीक्षा दे दीजिए, वह भी बहुत अच्छा विकल्प है। कम से कम शिक्षक बनना 5 बीमा योजनाओं और एक आवास निधि के साथ बहुत ही स्थिर पेशा है। मू युंगे को यह थोड़ा मजेदार लगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा, आंटी सही कह रही हैं। मेरी भाभी और मुझे दोनों को आंटी की सलाह माननी चाहिए। यह सुनकर लियू मेईमेई की आंखों में झुंझलाहट झलक उठी। ये सब बातें उस तक कैसे पहुंच गईं? उसने तो व्यावसायिक शिक्षा संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, भला वह सरकारी नौकरी या शिक्षक की परीक्षा कैसे दे सकती थी? क्या ये उसकी शिक्षा का अपमान नहीं था? उसने अपनी घबराहट नहीं दिखाई और शांत भाव से जवाब दिया, मैं वो परीक्षाएं नहीं देना चाहती। मैंने अपना खुद का व्यवसाय इसलिए शुरू किया है क्योंकि मुझे एक स्वतंत्र जीवन पसंद है, और इसके अलावा व्यवसाय शुरू करने से ज्यादा कमाई होती है। ली होंगमेई, यह सोचकर कि मू युंगे केवल छोटे मोटे काम करती है, बोली, हाँ, हमारी शियाओ मेई तुम्हारे जैसी नहीं है, युंगे। उसके पास एक विशेष कौशल है, तुम्हारे विपरीत, जिसके पास निर्भर करने के लिए कोई तकनीकी कौशल नहीं है। अध्याय 68, मू युंगे के लिए रिश्तेदारों की मुसीबतें। ली होंगमेई का लहजा कुछ हद तक पाखंडी था। हालांकि उनकी राय में चूंकि उनका बेटा इतना प्रतिभाशाली था, इसलिए उसकी बहू मू युंगे से कहीं बेहतर होनी चाहिए। आखिरकार महिलाओं के मामले में उसके बेटे की पसंद निश्चित रूप से जियांग लिन से कहीं बेहतर थी। इसलिए उनके महान सिद्धांतों का समूह निश्चित रूप से केवल मू युंगे जैसी निष्फल शख्सियत के लिए ही प्रभावी था। सू चुनहुआ, उसकी चाची, एक तरफ खड़ी होकर सुन रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। ली होंगमेई के बेटे जियांग कैशिंग हमेशा कहते थे कि वह कितने अद्भुत थे, लेकिन क्या उनकी मासिक आय केवल 10,000 से थोड़ी अधिक ही नहीं थी? और हर साल रिश्तेदारों के सामने इसके बारे में शेखी बघारने लायक कुछ खास होता था। अब जियांग लिन की पत्नी, हालांकि वह एक व्यवसाय चलाती थी, वह प्रति माह 10,000 कमा सकती थी, और वह विदेशी भाषाओं में अच्छी थी, एक विदेशी छात्रा थी, और एक शहर की मूल निवासी थी। उसका स्वभाव और रूप रंग, ऐसी कौन सी बात थी जो आंखों से देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट न हो कि वह अच्छी थी? ली होंगमेई उसे इतना भद्दा कैसे दिखा सकती थी? सू चुनहुआ की निगाहें थोड़ी सूक्ष्म थीं और उसका लहजा अजीब था। व्यापार चलाकर 10,000 से अधिक कमाना भी एक कौशल है ना? जियांग कैशिंग जानता था कि उसका और उसकी प्रेमिका का काम उतना ग्लैमरस नहीं था, इसलिए वह अपनी मां के रवैये से कुछ हद तक असहमत था। उसे डर था कि अगर वह ऐसा करती रही तो शर्मिंदगी उसी को उठानी पड़ेगी। माँ, अब कौन सा युग चल रहा है? गू परिवार की देखभाल में महिलाओं की भूमिका की धारणा आज भी इतनी प्रचलित क्यों है? चाहे पुरुष हो या महिला, जिसके पास अधिक खाली समय हो, उसे परिवार की देखभाल अधिक करनी चाहिए। इसके अलावा, भले ही छोटा चचेरा भाई और उसकी पत्नी बहुत व्यस्त हों, क्या दूसरे चाचा और दूसरी चाची मदद नहीं करते? लियू मेईमेई ने जियांग कैशिंग की ओर एक नजर डाली और मन ही मन उपहास किया। उसने अनुमान लगाया कि यह मृत व्यक्ति मू युंगे के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने उसकी सुंदरता देखी थी। साथ ही, किस तरह का व्यवसाय एक महीने में 10,000 से अधिक कमा सकता है? वह शायद पुरुषों को आकर्षित करने के लिए अपनी सुंदरता पर निर्भर रहती थी, ठीक वैसे ही जैसे वह अब करती है। क्या वह कोई वैध व्यवसाय चला रही होगी? उसने ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखा था जो अपनी जीविका चलाने के लिए अपनी सुंदरता पर निर्भर थीं। लियू मेईमेई ने थोड़ा तिरस्कारपूर्ण भाव से कहा, तुम्हें बात करने का तरीका वाकई बहुत अच्छे से आता है। एक तरफ खड़ी जियांग लिन जटिल मनोदशा के साथ सुन रही थी। मू युंगे की तनख्वाह पहले कुछ हजार रुपये ही होती थी, क्या अब यह 10,000 तक पहुंच गई है? उसे लगा कि इसमें अलग अलग कमीशन जुड़ गए होंगे, है ना? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मू युंगे हमेशा इतनी मेहनत करती थी और अक्सर व्यवसाय चलाने के लिए ओवरटाइम भी करती थी। उन्हें थोड़ा दुख हुआ। लियू शियाओकिंग किनारे से यह सब देखती रही और आह भरते हुए बोली, समाज में अब कॉलेज के छात्र मवेशियों की तरह असंख्य हैं, और व्यवसाय चलाना या कार्यालय क्लर्क जैसी चीजें आसानी से बदली जा सकती हैं। अंततः, किसी भरोसेमंद कौशल का होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वह लियू मेईमेई के बारे में बहुत आशावादी थी और मुस्कुराते हुए बोली, मेईमेई की तरह, जब उसका व्यवसाय बढ़ेगा और वह कुछ और शाखाएं खोलेगी, तो क्या वह बहुत पैसा नहीं कमाएगी? कोई भी नौकरी करने से, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपको बहुत पैसा नहीं मिलेगा। लियू मेईमेई को अब काफी सहज महसूस हो रहा था और उसने बनावटी संयम दिखाते हुए सिर हिलाया, मेरे पास वह योजना है।
मैंने पहले अपने कौशल को और निखारने के लिए एक तटीय शहर में काम किया था, इसलिए अब मेरा व्यवसाय थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे मदद के लिए कुछ और लोगों को काम पर रखने की जरूरत पड़ेगी। लियू शियाओकिंग ने प्रशंसा करते हुए कहा, मई मई पैसे कमाने में माहिर है। ली होंगमेई ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, तो हमारी मई मई को बस अपने स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। भाभी सचमुच कमाल की हैं। जियांग किकी ने लियू मई मई की तारीफ करते हुए कहा, जब मैं इस सिटी घूमने जाऊंगी तो मैं आपसे ही अपनी पलकों की एक्सटेंशन करवाऊंगी और फिर भाभी मुझे मुफ्त में यह काम दे देंगी। हालांकि लियू मई मई ने सोचा, तुम्हारी यही इच्छा है, फिर भी उसने कहा, बेशक। हम सब एक परिवार हैं, यह बिल्कुल सही है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने फिर से मु युंगे की ओर देखा और कहा, मेरा काम बहुत थकाने वाला है। तुम्हारे विपरीत छोटी चचेरी बहन की पत्नी, जो किसी और के लिए काम करती है, बस हर दिन निर्देशों का पालन करती है और तुम्हें अन्य चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे तो इस बात से भी ईर्ष्या होती है कि आपको हर दिन इतना दबाव नहीं झेलना पड़ता। आखिरकार बॉस होना और कर्मचारी होना बिल्कुल अलग बातें हैं। लियू मई मई ने आह भरने का नाटक करते हुए कहा, मुझे पहले से ही बहुत सारी चीजों की चिंता है। मु युंगे बस सुनती रही, उसे यह थोड़ा मनोरंजक लगा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जो लोग इस बारे में नहीं जानते, वे सोचेंगे कि लियू मई मई ने एक बहुराष्ट्रीय निगम की स्थापना की है। बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। लियू मई मई ने देखा कि मु युंगे न केवल क्रोधित नहीं थी बल्कि उस पर मुस्कुरा रही थी और तुरंत ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने रुई पर मुक्का मारा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि वह जो कुछ भी कहती थी, दूसरे व्यक्ति को उससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरों को शायद स्थिति की जानकारी न हो, लेकिन जियांग कैशिंग इसे सबसे अच्छी तरह जानता था। लियू मई मई की दुकान में केवल वह खुद ही काम करती थी और उसने पहले एक चचेरी बहन से मदद मांगी थी, लेकिन उसने कुछ ही दिनों तक काम किया और फिर चली गई। यह इतना शानदार और सम्मानजनक कैसे हो सकता था? और उसकी आमदनी भी बहुत स्थिर नहीं थी। वह अक्सर अजीबोगरीब ग्राहकों की वजह से गुस्सा और परेशान हो जाती थी। हालांकि उन्हें लगा कि यह स्टार्टअप जरूरी नहीं कि मु युंगे के किसी वैध कंपनी में वेतन कमाने से बेहतर हो, और इस तरह का कौशल हर जगह मौजूद है, बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। लैश और नेल आर्ट कोई भी सीख सकता है, लेकिन अपने ही परिवार के सदस्यों को इस तरह शेखी बघाड़ते देख उसे पता था कि उसकी मां एक बार फिर दूसरी चाची से प्रतिस्पर्धा करने वाली है, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। लेकिन वह सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह सकता था, ताकि उसकी मां की इज्जत को ठेस ना पहुंचे। जियांग लिन ने उन्हें जानबूझकर अपमानित करते हुए देखा और कहा, चाहे व्यवसाय शुरू करना हो या नौकरी करना, यह एक व्यक्तिगत पसंद है। चाची को लगता था कि मेरा बड़ा चचेरा भाई बहुत होनहार है, लेकिन क्या मेरे बड़े चचेरे भाई ने भी न तो कोई व्यवसाय शुरू किया और न ही सिविल सेवा परीक्षा दी। अगर सच में ऐसा ही है जैसा आंटी कहती हैं, तो मेरे बड़े चचेरे भाई की नौकरी भी उतनी अच्छी नहीं है। तुम्हारा भाई और तुम्हारी पत्नी एक ही कैसे हो सकते हैं? ली होंगमेई थोड़ी अवाक रह गई। जियांग कैशिंग उसका प्यारा बेटा था। और आपका भाई एक प्रोग्रामर है, उसके पास कौशल और संस्कृति दोनों हैं। जियांग लिन हंस पड़ी, आखिर ये आंटी पाखंडी ही तो थी। वह ऐसे बर्ताव करती थी मानो उसने किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो सिर्फ एक बेटे को जन्म देने से ही पूर्वजों का गौरव बढ़ाएगा, और वह अक्सर तीसरे चाचा का मजाक उड़ाती थी। अब वह यहाँ फिर से बहुओं की तुलना करना चाहती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वे एक जैसे क्यों नहीं हैं? मेरे लिए मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। मु युंगे ने मेरी पत्नी शब्द सुनकर जियांग लिन की ओर आश्चर्य से देखा। क्या वह उसका फायदा उठा रहा था? ली होंगमेई ने तुरंत भौहें चढ़ाते हुए कहा, जियांग लिन, मैं भी एक बुजुर्ग हूं और मैं यह सब तुम्हारी पत्नी की भलाई के लिए कह रही हूं, तुम इतने चिंतित क्यों हो? मैंने जो कुछ भी कहा वह अच्छा था। भाभी, बोलना बंद करो। शोर सुनकर झाओ शिया रसोई से बाहर आए और जियांग लिन को अपनी पत्नी की रक्षा करते देख खुश हुई। आखिरकार, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा न करे तो यह बहुत ही अनुचित होगा। वह मुस्कुराई और बोली, हमारी युनगे खूबसूरत, समझदार, हर तरह से अच्छी, स्वतंत्र और सभ्य है, उसे कहीं भी सुधार की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा परिवार आपके परिवार जैसा नहीं है। हमें दो गोलमटोल पोते पोतियों की परवरिश करनी है, इसलिए खर्चे बहुत ज्यादा हैं और नौकरी यूं ही नहीं बदली जा सकती। झाओ शिया ने आह भरने का नाटक करते हुए कहा, आपके परिवार के विपरीत आपके बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप अपनी इच्छानुसार अपना करियर बना सकते हैं। ओ प्रिय, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। जब तक आपके कुछ बच्चे नहीं हो जाते तब तक आपको हमारी कठिनाइयों का पता नहीं चलेगा। झाओ शिया ने यह बात जानबूझकर कही क्योंकि ली होंगमेई द्वारा अपनी बहू को नीचा दिखाकर लियू मेमई की प्रशंसा करना सरासर अपमानजनक था। अतीत में ली होंगमेई को सबसे अधिक गर्व इस बात पर था कि उनका एक बेटा और एक बेटी दोनों थे। जब वह बाहर निकली तो उसने अपना सिर ऊंचा रखा। अब जब झाओ शिया ने बच्चों को विषय बनाकर अपने बारे में बात की, तो उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए। उसका बेटा जियांग कैशिंग 25 साल का था और लगभग 26 साल का होने वाला था, जबकि जियांग लिन केवल 22 साल की थी और उसके पहले से ही दो बड़े बच्चे थे।
झाओ शिया ने दिखावे के तौर पर कहा कि वह उनकी सहजता से ईर्ष्या करती है, लेकिन वास्तव में क्या वह पोते पोतियों को गोद में न लेने के लिए उसका मजाक नहीं उड़ा रही थी। छोटे कस्बों में बच्चे होने का मतलब बच्चों से प्रतिस्पर्धा करना था, और पोते पोती होने का मतलब एक कदम आगे होना था। ली होंगमेई ने लियू मीमेई के पेट को घृणा भरी दृष्टि से देखा। वे दोनों महिलाएं थीं, मु युंगे बच्चों को जन्म देने में इतनी कुशल कैसे हो सकती थी। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह दो गोलमटोल पोते पोतियों की देखभाल करते हुए भी पैसे कमा सकती थी, और उसने एक पैसा भी नहीं मांगा। वह जियांग लिन के पीछे चलने को तैयार थी। इससे झाओ शिया इतना घमंडी हो गया। ली होंगमेई ने सोचा कि उसे लियू मेईमेई को भी जल्दी बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना होगा, अन्यथा जब रिश्तेदार पूछेंगे कि उसके पास गोद में लेने के लिए पोता क्यों नहीं है, तो वह किसका बचाव करेगी। अध्याय 69। यह उपहार इतना महंगा है। क्या तुम पागल हो। झाओ शिया ने अपनी भाभी के चेहरे पर गुस्से का भाव बदलते देखा और जियांग लिन को घूर कर देखा। जियांग लिन खुद को अंगूठा ऊपर करने से रोक नहीं पाए। जब लियू मेईमेई ने अपनी होने वाली सास को उस तरह से उसे देखते हुए देखा तो उसे थोड़ी नाराजगी के साथ साथ थोड़ा अपराध बोध भी महसूस हुआ। क्योंकि वह कम उम्र में ही समाज में प्रवेश कर चुकी थी और पहले भी गलतियां कर चुकी थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि अब बच्चे को जन्म देना आसान होगा या नहीं। जियांग कैशिंग को इस मामले की जानकारी नहीं थी। आखिरकार उसने अपने पिछले अनुभवों से सबक लिया था और जियांग कैशिंग से उसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। शादी और घर के बिना उसका बच्चा होना उसके लिए असंभव था। उसकी एकमात्र आशा यही थी कि शादी के बाद वह आसानी से बच्चे को जन्म दे सकेगी। उसने कहा, शादी के बाद हम बच्चे जरूर पैदा करेंगे। अभी कोई जल्दी नहीं है, हम अभी जवान हैं। मु युंगे के चेहरे पर शांति का भाव बना रहा। रिश्तेदारों में अच्छे रिश्तेदार एक दूसरे का साथ देते हैं। बुरे रिश्तेदार आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि दूसरा पक्ष उनसे बेहतर कर रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि मु परिवार के सदस्यों की तरह वे एक दूसरे को बेरहमी से खा जाते हैं। उसे इसकी लंबे समय से आदत हो चुकी थी। हालांकि जब उसने जियांग लिन और झाओ शिया को अपना बचाव करते देखा, तब भी वह चुपचाप वहीं बैठी रही। उसे लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं हुआ था, कम से कम 10 वर्षों में तो किसी ने भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई थी। वह बहुत लंबे समय से अकेली थी। जब से उसके दादाजी बीमार पड़े थे, तब से किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की थी। उसने हाथ बढ़ाया, गर्म चाय उठाई और एक छोटा सा घूंट पिया। जहां तक प्रतिस्पर्धा का सवाल है, यह महत्वपूर्ण नहीं था। पहले तो उसने लियू मेईमेई को एक नज़र से देखा था, लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि वह फोन कॉल वाली महिला है, तो देखने के लिए कुछ और बचा ही नहीं था। हालांकि दूसरे पक्ष के विचार उसके दिल में छिपे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें किसी भी भावना को छिपा नहीं सकी। इच्छा और भावनाएं बहुत स्पष्ट थीं। ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जियांग किकी ने अपनी मां के उदास चेहरे को देखा और उसकी नज़र चारों ओर घूम गई। उसने शुरू से ही गौर किया था कि दूसरी चाची के घर में कुछ अतिरिक्त उपहार थे जो पहले नहीं थे। उसने विषय बदलते हुए कहा, दूसरी चाची, मेरी भाभी आपके लिए इतने सारे उपहार लाईं। कितनी स्नेहपूर्ण हैं। मेरे भाई और भाभी भी काफी सारे उपहार लेकर आए थे। सु चुनहुआ ने देखा कि मु युंगे बेहद सलीकेदार लग रही थीं। हालांकि वह चुपचाप बैठी थीं, लेकिन उनका व्यवहार बेहद संयमित था, बिल्कुल भी कमजोर नहीं। बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उन्हें ऐसी तुलनाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूरी तरह से अलग। वह थोड़ी जिज्ञासु भी थी। शहर की यह अमीर लड़की शायद पैसों की कमी से जूझ नहीं रही थी। वह किस तरह के उपहार देगी? क्या ये सब युनगे की तरफ से हैं? ये बच्ची तो बड़ी समझदार है। मुझे आश्चर्य है कि मेईमेई ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर क्या उपहार लाए है। लियू मेईमेई ने स्वाभाविक रूप से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। जियांग कैशिंग ने कुछ सिगरेट, शराब, फल, दूध और सूखे मेवे खरीदे, जो बुजुर्गों के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं थीं। हालांकि इसकी कीमत फिर भी कुछ हजार युआन थी। बच्चों के विषय पर बात खत्म होते ही लियू मेईमेई ने राहत की सांस ली। मैं तो उपहार लाई हूं, लेकिन मुझे अब भी यह जानने की उत्सुकता है कि मेरी भाभी क्या लाई हैं। मु युंगे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं जल्दी में आई थी, इसलिए उपहार यूं ही तैयार कर लिए गए थे। झाओ शिया ने अभी तक उपहार खोले भी नहीं थे। जैसा कि उसने कहा, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मु युंगे ने क्या दिया है। बस उसका आना ही काफी था, उसकी मंशा अच्छी थी। इसके अलावा वह सुबह से नाश्ता बनाने में व्यस्त थी और उपहारों को देखना बिल्कुल भूल गई थी। उसने अलमारी पर रखे उपहारों के बक्सों को देखा। मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। बच्चा जो भी उपहार देगा, वह एक नेक काम होगा, मुझे वे सभी पसंद आएंगे। ली होंगमेई एक बार फिर से एक राउंड जीतना चाहती थी। हालांकि बच्चों के लिए कोई तुलना नहीं थी, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें निश्चित रूप से दबाया जा सकता है ना? अच्छा, चूंकि हम सब यहाँ हैं, तो चलिए एक साथ देखते हैं कि आपकी बहू ने अपनी सास को खुश करने के लिए जो उपहार दिया है, वह संतोषजनक है या नहीं। झाओ शिया ने ली होंगमेई की बातों पर नाराजगी जताते हुए भौहें चढ़ाईं। उसने मु युंगे के चेहरे के भाव देखे।
सौभाग्य से ली होंगमेई की कठोर बातों से मु युंगे नाराज नहीं हुई थी। उसने तुरंत अपना रवैया स्पष्ट कर दिया, यह पसंद करने या नापसंद करने का क्या मतलब है? यह कौन सा युग है? सब बराबर हैं। मु युंगे खड़ी हुई और अलमारी की ओर चली गई। उसकी मुस्कान न तो विनम्र थी और न ही अभिमानी। एक कनिष्ठ होने के नाते मैं इतने उपयुक्त उपहार कैसे दे सकती थी? लेकिन चून की बड़ी चाची और चाची दोनों ने ऐसा कहा है, इसलिए यह उनके लिए मुझे देखने में मदद करने का भी एक अच्छा अवसर है, और मैं बड़ों से सीख सकता हूँ। सभी ने मु युंगे की ओर देखा। वह इतनी शांत थी, जिसका मतलब था कि उपहारों पर थोड़ा पैसा खर्च हुआ होगा। जियांग लिन ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कि मु युंगे ने क्या उपहार दिए थे। हालांकि वह खाली हाथ लौटा था और मु युंगे जितना विचारशील नहीं था। हालांकि झाओ शिया ने कहा, देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहू मान गई, आपको किस बात का डर है? ली होंगमेई नाटक देखने के मूड में थी और वह उत्सुक भी थी। वह लियू मेईमेई और मु युंगे द्वारा दिए गए उपहारों की तुलना करना चाहती थी। आखिरकार वे दोनों ही बहुएं बनने वाली थीं, और श्रेष्ठ और निम्न के बीच अंतर था। किसकी बहू ने बेहतर उपहार दिए, तब तो सास को ही खरी खोटी सुननी पड़ती थी। लियू मेईमेई भी यह देखना चाहती थी कि मु युंगे द्वारा अनौपचारिक रूप से तैयार किए गए ये उपहार वास्तव में क्या थे। मु युंगे ने उपहारों से भरे थैले निकाले और कहा, ये सिगरेट और शराब आम उपहार हैं, इसलिए इनका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये महंगे भी नहीं हैं। इतना कहकर उसने सिगरेट और शराब एक तरफ रख दी। लियू मेईमेई ने देखा कि वे सिगरेट और शराब सभी महंगे ब्रांड थे, बिल्कुल भी सस्ते नहीं थे। उसने जो उपहार दिया वह इतना महंगा नहीं था। शराब की एक जोड़ी 800 युआन से अधिक की थी, साथ ही एक खास तरह की सिगरेट का एक कार्टन, जिसकी कीमत 1000 युआन से थोड़ी अधिक थी। लेकिन मु युंगे ने इतनी महंगी चीज दी और उसे सीधे सीधे नजरअंदाज कर दिया। उसे देखने की इच्छा पर पछतावा हुआ। आखिरकार उसकी होने वाली सास को तुलना करना बहुत पसंद था। अगर मु युंगे के उपहार वास्तव में उसके उपहारों से अधिक मूल्यवान थे, संभवतः उसकी सास फिर से उसका मजाक उड़ाएगी। जियांग कैशिंग भी थोड़ा हैरान था, ये चीजें सस्ती नहीं हैं। क्या वह पहली मुलाकात में ही इतने महंगे तोहफे दे रही है? सामान्य तौर पर पहली मुलाकात में लड़की द्वारा दिए गए उपहार बहुत महंगे नहीं होते हैं। आखिरकार आमतौर पर पुरुष ही अपने ससुर को अधिक महंगे उपहार दिया करता था। लेकिन यह भाभी सचमुच बहुत उदार थीं। ऐसा लग रहा था कि भले ही उनकी शादी अभी जियांग लिन से नहीं हुई थी, लेकिन वे शादी करने की सोच रही थीं। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो शायद उनकी शादी इसी साल हो जाएगी। लियू शियाओकिंग ने सिगरेट और शराब भी देखी और उसे बहुत जिज्ञासा हुई। अगर ये चीजें यूं ही दे दी गईं और इनका जिक्र करना भी जरूरी नहीं था, तो फिर जिक्र करने लायक क्या था? क्या ये और भी महंगी थीं? ली होंगमेई ने उदासीनता का नाटक किया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए और पास जाकर सिगरेट और शराब के ब्रांडों को ध्यान से देखने लगी। उन्हें देखते ही वह तुरंत नाराज हो गई। म्यू युंगे ने वास्तव में जियांग जियानजुन को इतनी महंगी शराब दी, और लियू मेईमेई ने अपने पति को जो उपहार दिया वह केवल कुछ 100 युआन का एक जोड़ा था, इसलिए उसे तुरंत लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई है। यह जानना जरूरी है कि जियांग जियानजुन सिर्फ एक दुकान की मालकिन थी, जबकि उनके पति एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे। सामाजिक प्रतिष्ठा का अंतर कहीं अधिक था, है ना? उसका दिमाग पहले से ही उथल पुथल मचा रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यह पहला उपहार आंटी के लिए है। मु युंगे ने उपहारों का पहला थैला उठाया और उसे झाओ शिया को सौंप दिया। तुमने हाल ही में तांग तांग और डोडो की देखभाल में बहुत मेहनत की है। दोनों बच्चे दादी को बहुत पसंद करते हैं, और दादी भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। यह झाओ शिया थोड़ी हैरान थी। दरअसल जब लोग मिलने जाते थे तो उपहार में आमतौर पर सिगरेट और शराब ही होती थी। महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपहार बहुत कम ही दिए जाते थे। महंगी सिगरेट और शराब आमतौर पर पुरुषों के लिए होती थी। मु युंगे के लिए उसे याद रखना दुर्लभ था। जल्दी से देखो कि यह क्या है, सु चुनहुआ ने उत्सुकता से आग्रह किया। लाल रंग का उपहार बैग बहुत ही उत्सवपूर्ण और सुंदर लग रहा था, और उसके अंदर एक लाल रंग का उपहार बॉक्स था। झाओ शिया ने अनुमान लगाया कि यह रेशमी स्कार्फ जैसी कोई सुंदर और नाजुक चीज होगी, लेकिन जब उसने डिब्बा खोला तो वह तुरंत ही दंग रह गई। यह तो बहुत ही कीमती है। अध्याय 70। इस पत्नी से सब ईर्ष्या करते हैं। सुनहरे रंग से चमकते हुए उस डिब्बे के अंदर सोने के गहनों का एक सेट था। यह कमल की थीम पर आधारित था। कमल के पेंडेंट वाला एक हार, सोने के कमल के बीज के मोतियों वाला एक कंगन और सोने की बालियों की एक जोड़ी। डिजाइन बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट था। कितना सुंदर! सु चुनहुआ यह देखकर दंग रह गई कि पहली बार कोई बहू अपनी सास को सोने का उपहार दे रही है। और यह पूरा एक सेट था। उनके जमाने में शादियों में सोने का चलन नहीं था, इसलिए हर महिला के पास सोने के गहने नहीं होते थे। सु चुनहुआ को ईर्ष्या का तीव्र आवेग महसूस हुआ। पहली बात तो यह थी कि यह वास्तव में मूल्यवान था। सोने के गहनों का एक सेट ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण परिवार यूं ही खरीद ले। दूसरा कारण यह था कि बहू बेहद विचारशील और अपने माता पिता के प्रति समर्पित थी।
बहन जाओ, आपने अपनी बहू के लिए 3 सोने के सिक्के खरीदे तक नहीं, फिर भी आपकी बहू ने आपको 3 सोने के सिक्के दे दिए। और यह एक बड़ा ब्रांड है। इस पर दुकान का नाम देखिए, यह शेंग शेंग युआन है। यह ब्रांड सस्ता नहीं है। मेरी भतीजी की शादी का सोना उसी दुकान से खरीदा गया था। प्रोसेसिंग फीस मिलाकर यह 700 रुपये प्रति ग्राम है। लियू शियाओकिंग ने भी देखा और कहा, यह एक नया उत्पाद है जो अभी अभी बाजार में आया है। मेरी एक चचेरी बहन है जो शेंग शेंग युआन सोने की दुकान में काम करती है, और मैंने उसे अपने मोमेंट्स पर यह पोस्ट करते हुए देखा। असलियत तस्वीरों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। झाओ शिया ने सोचा कि सोना अब कितना महंगा हो गया है और यह सेट डिजाइन में कितना उत्कृष्ट है। गणना करने पर यह कम से कम 30,000 होना चाहिए था। किस तरह की बहू अपनी होने वाली सास को पहली मुलाकात में इतना महंगा तोहफा देगी? उसे लगा कि वह जियांग लिन और मू युंगे के जीवन में ज्यादा मदद नहीं कर सकती। बच्चे बहुत दबाव में थे और वह इतना महंगा उपहार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, युनगे। इसे संभाल कर रखो और बाद में खुद पहन लो। कोई बात नहीं, आंटी, ये तो मेरी तरफ से बस एक छोटा सा तोहफा है। मू युंगे ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप इसे पहनकर क्यों नहीं देखते? ये आप पर जंचेगा। शेंग शेंग युआन मुंह के अधीन एक स्वर्ण ब्रांड था। यह उनका अपना उत्पाद था, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। झाओ शिया को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मू युंगे की मदद से उसने सोने के गहनों का सेट पहना और वह उस पर वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। सोने के इस सेट को बहुत ही क्लासिक और सुरुचिपूर्ण शैली में डिजाइन किया गया था, इसलिए यह लोगों के एक बड़े वर्ग को पसंद आया। ली होंगमेई एक तरफ से झाओ शिया के गले में सोने के गहने देख रही थी और ईर्ष्या से पूरी तरह व्याकुल हो गई। हालांकि बाहरी तौर पर वह शांत बनी रही और किसी भी प्रकार की लालच को प्रकट नहीं करना चाहती थी। फिर भी उसके लहजे में थोड़ी सी खटास झलक रही थी। ओह, यह तो वाकई काफी अच्छा है। हाँ, यह तो वाकई एक अच्छा निवेश है। जियांग किकी अपनी माँ को सबसे अच्छी तरह जानती थी और समझती थी कि उसकी माँ को बेहद ईर्ष्या हो रही होगी। वह थोड़ी नाराज भी थी। उसके बड़े भाई ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसने उसे कभी अपनी माँ को सोने के गहने देते हुए नहीं देखा। वाह, यह तो बहुत बढ़िया था, इससे दूसरी चाची को सारी वाहवाही लूटने का मौका मिल गया, है ना? जब लियू मेईमेई ने उपहार देखा तो उसने अनजाने में अपनी सास के चेहरे के भावों पर एक नजर डाली। वाकई वहां बहुत अंधेरा था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, जियांग कैशिंग ने कहा था कि परिवार ज्यादा मदद नहीं कर सकता और उसके पास खुद भी सोने के गहने नहीं हैं। क्या उसकी सास अब भी उससे कुछ देने की उम्मीद कर रही थी? सपने देखते रहो। जियांग कैशिंग ने देखा कि उसकी प्रेमिका का मूड खराब है और उसने फुसफुसाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तक भावना है, उपहार कितना भी महंगा क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लियू मेईमेई ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे यह बताने का क्या फायदा? मू युंगे ने दूसरा डिब्बा उठाया और कहा, यह अंकल के लिए उपहार है। जियांग जियानजुन अभी भी बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था और अभी तक वापस नहीं लौटा था। इसलिए मू युंगे अभी भी झाओ शिया को देख रही थी। मौसी, कृपया पहले चाचाजी को देख लीजिए। झाओ शिया ने उपहार स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि यह एक चाय का सेट था जो बहुत सुंदर भी था। वह अपने प्रेमी की पसंद जानती थी और उसे यह जरूर पसंद आएगा। उसने भी राहत की सांस ली। हालांकि यह चाय का सेट चीनी मिट्टी का बना हुआ था और बहुत सुंदर था, लेकिन यह महंगा तो नहीं होना चाहिए, है ना? उसे सचमुच डर था कि मू युंगे बहुत ज्यादा खर्च कर देगी। मू युंगे जो चाय का सेट लेकर आई थी, वह किसी और द्वारा उसे दिया गया एक प्राचीन चाय का सेट था जिसे घर में सजाकर रखा गया था। दरअसल यह बहुत कीमती नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 1 लाख से अधिक थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, जब तक इसका इस्तेमाल चाय बनाने के लिए किया जा सकता था तब तक ठीक था। मू युंगे ने तीसरा डिब्बा उठाया, अपने बगल में खड़ी जियांग लिन की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हारा उपहार है। मेरे पास भी एक है। जियांग लिन ने उत्सुकता से अपनी ओर इशारा किया। उसकी भावनाएं जटिल थीं, ऐसा नहीं था कि वह इस बात से खुश नहीं था कि मू युंगे उसके बारे में सोचती थी। उसे मू युंगे के पैसों को लेकर थोड़ा दुख हुआ, यह सोचकर कि उसने इस बार काफी पैसे खर्च कर दिए थे। इस यात्रा के दौरान अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसने शायद अपनी सारी बचत खर्च कर दी होगी। जियांग लिन को कुछ हद तक अपराध बोध महसूस हुआ। दरअसल उन्हें उपहार खुद ही तैयार करने चाहिए थे। उसके पास अभी भी कम से कम 1 लाख से अधिक रुपए मौजूद थे, जबकि मू युंगे शायद वास्तव में नकदी की तंगी से जूझ रही थी। यह मामला सुलझने के बाद उसने मू युंगे को दसियों हजार युआन देने की योजना बनाई ताकि वह आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सके। मेरा तोहफा महंगा नहीं है। मू युंगे ने डिब्बा जियांग लिन को सौंपते हुए उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। मैंने देखा कि तुम लंबे समय से अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हो और स्क्रीन पर कुछ दरारें भी आ गई हैं। आपने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि इसका इस्तेमाल करना असुविधाजनक होगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक नया तैयार कर लिया है। मुझे नहीं पता कि आपको यह पसंद आएगा या नहीं।
मू युंगे मजाक नहीं कर रही थी, फोन कंपनी का ही था। कंपनी आमतौर पर वरिष्ठ कर्मचारियों को काम के लिए फोन उपलब्ध कराती थी। तो यह महंगा नहीं था, वास्तव में इसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ। जियांग लिन ने देखा तो पाया कि यह एक प्रमुख घरेलू ब्रांड का फ्लैगशिप फोन था जिसकी कीमत 5,000 युआन से अधिक थी। वह खुद अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए फोन खरीदने के लिए पैसे बचाया करता था, अब वास्तव में एक ऐसी महिला थी जो उसकी परवाह करती थी और उसके बारे में सोचती थी। उसे सचमुच लगता था कि वह मू युंगे की दयालुता के योग्य नहीं है। उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि वे मू युंगे से पहले नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने इतने साल अपने सच्चे स्नेह को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया था। धन्यवाद, तुम मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? मू युंगे ने उसके भावभंगिमा को देखकर मन ही मन आह भरी। इस युवक को प्रसन्न करना बहुत आसान था। ये बातें उसके लिए कुछ भी नहीं थी, फिर भी जियांग लिन ने उसे इतनी कृतज्ञता से देखा। इससे मू युंगे को अपराधबोध हुआ। शायद उसे जियांग लिन को धोखा देने के लिए अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए थी। हालांकि अपने जीवन के अनुभवों ने उसे इस कदर बदल दिया था कि वह दोबारा किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी, और उससे भी बढ़कर वह सच्ची ईमानदारी के लिए अपनी असली पहचान को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने अपनी निगाहें फेर लीं, वह जियांग लिन की सच्ची निगाहों से सीधे मिलना नहीं चाहती थी। इसके बजाय उसने झाओ शिया से कहा, आंटी, बंद डिब्बों में अंकल के लिए कुछ सिगरेट और शराब हैं, और आपके लिए कुछ टॉनिक और स्कार्फ हैं। युनगे, तुम बहुत ही विनम्र हो। भविष्य में ऐसा दोबारा मत करना। झाओ शिया को वाकई इस बात का बहुत दुख हुआ कि कितना पैसा खर्च हो गया। वह मू युंगे को परिवार की तरह मानती थी और इसलिए वह नहीं चाहती थी कि युवा पीढ़ी पैसा खर्च करे। कोई बात नहीं, मुझे यही करना चाहिए। मू युंगे ने जियांग लिन की ओर देखा। जियांग लिन मुझे परिवार की तरह मानते हैं, और मैं भी उन्हें हमेशा से परिवार का हिस्सा मानती आई हूँ। तो चाचा और चाची भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। पूरा बैठक कक्ष नींबू की खट्टी गंध से भर गया था। सु चुनहुआ ने प्रशंसा करते हुए कहा, यह बहू तो बेटी से भी ज्यादा समझदार है। मुझे लगता है कि वह अपने बेटे से कहीं ज्यादा समझदार है। लियू शियाओकिंग ने हैरानी से कहा, जियांग लिन, तुम अपनी पत्नी जितने आज्ञाकारी नहीं हो। जियांग लिन स्वाभाविक रूप से खुद की तुलना मू युंगे से नहीं करेगा, मैं वास्तव में युंगे जितना आज्ञाकारी नहीं हूँ। सु चुनहुआ ने ली होंगमेई की ओर देखते हुए कहा, यह उपहार सचमुच दिल को छू लेने वाला है। हाँ, ली होंगमेई की मुस्कान बनावटी थी, उसके होंठों के कोने झुके हुए थे। उसने दांत दिखाकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं पाए। उस बहू को देखो, उसने जो उपहार दिए हैं, उनका मूल्य शायद यहाँ की औसत दुल्हन की कीमत के बराबर था। कैसी बहू होगी जो इतनी महंगी सिगरेट और शराब को मामूली मेकअप के तोहफे की तरह समझेगी? सोना और चाय का सेट, क्या वो अपनी सास को खुश करने की इतनी कोशिश कर रही है? क्या इससे तुलना का स्तर और ऊंचा नहीं हो रहा? उसके मन में सचमुच कड़वाहट थी। दूसरों से अपनी तुलना करना सचमुच बेहद निराशाजनक होता है। उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रशंसा करते हुए कहा, भाभी, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मज़ेदार लगी हो तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।